नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। अंतिम क्लास, चेहरे पे मुस्कान है। इतने दिन इतनी जबरदस्त तैयारी की है, इतनी जबरदस्त तैयारी करवाई है कि आप ना चाहोगे ना तो भी मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। कारण यह है कि रिवीजन बड़े जबरदस्त हो चुके हैं और जब रिवीजन जबरदस्त होते हैं तो सिलेक्शन होना पड़ता है। आज की जबरदस्त क्लास में आप सभी का स्वागत है। पेपर का लेवल बता देता हूं। अब आलोक राज जी ने वो निकाल दिया, ट्वीट करके वो नोटिस निकाल दिया कि भाई ये पेपर डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है जी, लेकिन अब फोर्थ ग्रेड में 10वीं स्तर का पेपर आएगा, वो आता और हम डिस्कशन करते तो भी सेम बात ही। और आपने नोटिस लगा दिया, कोई बात नहीं। आज की क्लास में से बाहर चले जाए तो बता देना। आज की इस क्लास में से 19 आपका जो 18, 19 और 19, 20 और 21 सितंबर वाला जो पेपर है उसमें 80 क्वेश्चंस के आसपास सीधे सीधे प्रश्न मिलने पड़ेंगे। हाँ जी, तो देखो आज की इस क्लास में आपके लिए क्या लेकर आया हूं। कंप्लीट जो सिलेबस है उसके नोट्स हैं, चाहे आपकी राजस्थान हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी वगैरह है, हिंदी इंग्लिश है, कंप्यूटर है, साइंस पॉलिटी करंट, इन सब के अगर एग्जाम पास करना है तो ये रट लेना अगले 2 दिन के अंदर। चलिए शुरू करता हूं। और सबसे पहले राजस्थान हिस्ट्री है और राजस्थान हिस्ट्री को मैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट या 10 से 15 मिनट में खत्म करूंगा। सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में राजस्थान हिस्ट्री खत्म करूंगा। और आ जाइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है मैं केवल उसके ऊपर बात करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज के ऊपर बात करूंगा कि राजवंश आपके सिलेबस में है और सभ्यताएं आपके सिलेबस में है। सभ्यता का एक पेज और ऐड करके भेज दूंगा, उसमें कौन कहां की सभ्यता है बस इतना याद रख लेना। किसने खुदाई की, कौन से जिले में स्थित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। चौहान राजवंश की बात करें तो ये आपके जो है अग्निकुंड से उत्पन्न बताए गए हैं। इनमें आपको याद रखना है, चंद्र बरदई ने बताया 4 उसमें। चौहानों के अंदर अभी जो प्रश्न पूछा गया था पटवारी वाले पेपर में, तो चौहानों में जो आदि पुरुष या मूल पुरुष, जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊं वो थोड़ा ध्यान देना। आदि पुरुष या मूल पुरुष वासुदेव चौहान था। अब वासुदेव के बाद में इनकी जो अलग अलग शाखाएं स्थापित हुई थी, नाडोल में बात करें तो ये उसके बाद में ये सेकंड शाखा है जो यहां पर स्थापित हुई थी। तो नाडोल पाली कर देना, उसके बाद में जालोर, सिरोही, नाडोल, रणथंभौर और आपके हाड़ौती क्षेत्र में कोटा बूंदी। तो यहां पर चौहानों का राज था। कौन इसका संस्थापक था ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि संस्थापक कौन था। तो जैसे गोविंदराज वाला पूछ लिया जाता है रणथंभौर में, लक्ष्मण चौहान यहां पूछ लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अब इसके अलावा ज्यादा कोई विशेष ध्यान रखना नहीं है, आपको बस देखते जाना है। मैं आपको जो बताऊं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो देखते जाओ। यहां पर एक प्रश्न यह आता है कि अजमेर नगर की स्थापना 1113 ईस्वी के अंदर की गई थी और ये आपके किसने की थी? अजय राज ने। अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण कराया था और ये आपका विग्रहराज चतुर्थ जो है वो आपका बिसल देव है, यही आपको याद रखना है। और इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय इंपोर्टेंट है। तराइन के सेकंड युद्ध के अंदर आपके गौरी के हाथों पराजय और यहां पर दिल्ली सल्तनत वगैरह स्थापित हो जाते हैं, तुर्कों का राज। रणथंभौर वाला ज्यादा कोई कुछ नहीं देखना है, इसमें एक हमीर देव को थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, देखना है आपको। यहां पर एक हमला होता है 1301 ईस्वी में, राजस्थान का जो पहला शाखा जिसे हम कहते हैं हमीर देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का हमला होता है। बस इतना इसको याद रखिएगा। उसके बाद में ये मैं सब करवा चुका हूं पीछे, ठीक है। मैन कौन कहां के जो है चौहान थे। एक जालोर के चौहानों में प्रश्न आता है आपका कानरदेव चौहान, ये आपके कानरदेव के बारे में। 1308 ईस्वी में शिवाना का हमला और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का जालोर के ऊपर हमला होता है। बस इसका इतना ही याद रखना है। और उसके बाद में अलग अलग जो चौहान शासक हैं उनके बारे में बताया है। हम बात करें चौहानों के बाद एक अन्य राजाओं के बारे में, राजवंशों के जो हेड है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, कछवाओं के संस्थापक, हम बात करें कछवाओं की, तो कछवाओं का राज आपके इस क्षेत्र में, आपके जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में, संस्थापक का नाम है दुल्ले राय, तेजकरण, ढोला, एक ही बात है। उधर पूर्वी राजस्थान की तरफ जाओगे तो जाटों की रियासतें थी। सूरजमल जी का नाम आप लोगों को याद रखना ही रखना है, ठीक है, सूरजमल। तो ये महाराजा सूरजमल जी का नाम याद रखना। और आगे इस तरफ अगर बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की बात करें तो राठौड़ों के मूल पुरुष का नाम तो सिया है ना। सिया है वो क्या है? राठौड़ों का मूल पुरुष है। सिया के बाद में जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो जोधा को कहा जाता है, 12 मई 1459 को। और उसके बाद में बीकानेर में बीका के द्वारा राठौड़ राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई। किशनगढ़ की शाखा है वो मोटा राजा उदय सिंह के
उत्तराधिकारियों ने किशनगढ़ अजमेर में। तो ये राठौड़ याद रखना। गुर्जर प्रतिहार का पूछे तो बताना कि राजस्थान के अंदर जालोर और जोधपुर मंडोर यहां पर गुर्जरों का राज था, और एक अलवर क्षेत्र है जहां पर भी आपके गुर्जरों का हमें जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा जयपुर राज्य के अंदर ज्यादा, जयपुर में यहां पर कछवाओं का राज याद कर लेना, बस संस्थापक आपने कर ही दिया, देख लिया। सारे राजाओं का शॉर्ट एक बार देख लेना, मैं डाल दूंगा यहां पर आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद राजवंश एक लंबा चौड़ा है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अपने को बचना है। मेवाड़ के राजवंश की बात करें तो गुहिल राजवंश का जो संस्थापक 566 ईस्वी के अंदर गुहादित्य, बस इतना याद रखिएगा और आगे देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, और इनके अंदर जो अलग अलग राजा हैं उनकी उपाधियां वगैरह थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल को काल भोज कहा गया, ऐसे याद करो। उसके बाद में रावल रतन सिंह की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी का जो हमला होता है रावल रतन सिंह के समय में, बहुत सारी चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। अरे अभी तो हिंदी इंग्लिश वगैरह पॉलिटी आने दो, फिर बताता हूं, खतरनाक चीजें, ठीक है। ओके, ये क्लास हो सकता है कि मैं कई सारी चीजें मैंने शामिल की है, तो जब तक डिलीट ना हो तब तक देख लेना बार बार। ओके ओके, अगला देखो, ये कई सारी और शाखाओं के अंतर्गत महाराणा कुंभा का जो हम बात करें, इनकी कुंभा की जो उपाधियां और इनका जो शिल्पी ये पूछे जाते हैं। तो कुंभा की उपाधियों के अंदर आपका जो है इंपोर्टेंट है अभिनव भट्टाचार्य वगैरह, या हम कुंभा को हिंदू सुल्तान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी किताबों के अंदर आपका संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध वगैरह ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं, याद करिएगा। उसके बाद में विजय स्तंभ के बारे में पूछ लेवे तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का कोष कहते हैं, थोड़ा इसको याद करिएगा। इन राजाओं को थोड़ा देखिएगा, सांगा को हिंदू पथ कहते हैं, यह याद रखिएगा, और खनवा का युद्ध वगैरह, और इसके साथ साथ अन्य राजाओं को देख लीजिएगा। हालांकि एकदम नॉर्मल आपको डिस्कशन करना है इसके अंदर, है ना। 1857 की क्रांति, मॉडर्न थोड़ा हिस्ट्री की, राजस्थान की जो मॉडर्न हिस्ट्री उसके ऊपर बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अलग अलग 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। कितनी सैनिक छावनियां थी, ये पीडीएफ पूरी टेलीग्राम ग्रुप में जाएगी, और देखो लिंक आपके फोन में नीचे की ओर कमेंट बॉक्स में देखो दिया हुआ है, यहां पर आपके फोन में ब्लैक कलर की पट्टी में माइंड मैप टेलीग्राम ग्रुप, वहां चले जाओ सारे साथी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 6 सैनिक छावनियां थी, एनी ब्यान देखे, एरिनपुरा जो है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, यहां से 28 मई को क्रांति की शुरुआत होती है। 28 मई 1857 को नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत होती है राजस्थान के अंदर। 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, सैनिक छावनियां कितनी थी, 6 थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 28 मई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो मेरठ से आई थी उसके द्वारा। उसके बाद में एक प्रश्न ये आता है कि पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन से थे, पॉलिटिकल एजेंट किन किन रियासतों के अंदर कौन कौन थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कोटा के अंदर जो बर्टन था, जोधपुर में मैकमोसन, भरतपुर में मॉरिसन और उदयपुर में शॉवर्स, उसके बाद जयपुर में ईडन और सिरोही में हॉल, इस तरह से याद रखिएगा। राजस्थान की हिस्ट्री को बस खत्म कर ही रहा हूं, 5 मिनट और रुकिएगा, सिर्फ 1-1.5 घंटा क्लास होगी, 100 मिनट की क्लास होगी, और हर 1 मिनट के अंदर एक प्रश्न आपके छप रहा है। इधर देखो, जनजागृति के दौर के अंदर राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं तो एक प्रश्न आता है, भगत आंदोलन किसने चलाया था, तो गोविंद गुरु के द्वारा चलाया गया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद एक ही आंदोलन, तो मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग जिसे मेवाड़ की पुकार कहते हैं। और बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें तो विजय सिंह जी पथिक का नाम आता है, और ये 1897 से लेकर 1941 तक चला था, ये ध्यान रखिएगा। बेंगू में रामनारायण जी चौधरी, बूंदी में नैनूराम जी, ज्यादा ध्यान नहीं देना इसमें, मैन देख लो बस बहुत है। ये थोड़ा पूछ लिया जाता है, भरतपुर में भोजी लंबरदार। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिसमें 1948 के 3 चरण हैं, 18 मार्च और फिर वापस 18 मार्च से वापस 18 अप्रैल चले जाओ, बीच में एक 7 दिन का गैप ले लो। मत्स्य संघ है, राजस्थान, पूर्व राजस्थान संघ कहो, राजस्थान संघ कहो, फिर संयुक्त राजस्थान कहो, इसमें उदयपुर यानी मेवाड़ का विलय होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एक प्रश्न ये पूछते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर कौन कौन सी रियासतें थी, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली थी, ABCD।
ए बी सी और डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये ध्यान रखो। अब 1949 के अंदर 2 चरण होते हैं, फिर आपका एक जो है आपका 5वां चरण, जिसमें मत्स्य संघ का विलय होता है ना, जो है मत्स्य संघ का विलय इसमें होता है 5वें चरण के अंदर। तो ये थोड़े पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कब बना था, राज प्रमुख कौन था, राजधानी कौन सी थी, और 5वां और 6वां चरण हो गया कंप्लीट। 7 चरण थे टोटल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न होता है। राजस्थान के एकीकरण से 1 से 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, ओके। यूट्यूब से कैसे कमाए 1 से 2 हजार रुपए? मेरे शॉर्ट्स छोटे छोटे कट करके डाला करो, छोटी छोटी वीडियो कट करके डाला करो, आप लोगों को कमाई हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना। प्रजामंडल आंदोलन की बात करें तो एक जयपुर प्रजामंडल के बारे में याद रखना। 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है और कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में। और उसके बाद एक प्रजामंडल जो पूछा जाता है मारवाड़ वाला, 1934 वाला, याद रखिएगा। उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल इंपोर्टेंट है वो है आपका, जैसे मेवाड़ प्रजामंडल पूछ लिया जाता है तो ये 1938 में स्थापित होता है। तो ये थोड़े प्रजामंडल वगैरह ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट है ना। सभ्यताओं की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक सीधा सीधा प्रश्न है, सभ्यताओं से पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेंगे कि बागोर की सभ्यता कौन से जिले में स्थित है और किस नदी के किनारे है। अब इसके बाद मुझे बार बार जो है पेपर सॉल्यूशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देखना पेपर के अंदर क्वेश्चन छपना पड़ेगा। इस क्लास से मैं बता दूंगा आपको 75 से 80 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, हर एक शिफ्ट के अंदर 80 के लगभग क्वेश्चन सिर्फ इस एक क्लास से। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है। और जिस दिन पेपर बाहर आया उस दिन मैं प्रूफ लेकर आऊंगा 21 तारीख के बाद में, ठीक है। कि गुरुजी न्याल कर दिया थे तो मैंने, ठीक है भाई न्याल कर देंगे। बस एक शर्त यह है कि आप लोग कभी अपना ये है ना, जब समय होता ना तब इंसान है ना गलती करता है। तो अब समय, ये 4th ग्रेड तो मैं पास करवा दूंगा। 4th ग्रेड बनने के बाद में 21 तारीख से जितने भी नए बैच स्टार्ट हो, चाहे सीईटी है, थानेदार का है, आरएस प्री का है, सब में आप सभी को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि केवल और केवल आप 4th ग्रेड बढ़ो, बहुत अच्छी बात है, एक बार स्टेबिलिटी आ जाए, आपका जो टैग है ना बेरोजगारी का वो हट जाए, लेकिन एटलीस्ट आपको जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है। और ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो 21 तारीख से हम सारे बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप सभी साथियों का स्वागत रहेगा, ठीक है। इंतजार करूंगा 21 तारीख को सुबह से। एक बार पेपर देके आ जाओ, रिजल्ट आए तब तक आगे की तैयारी। ये जो लिंक है ना टूटना नहीं चाहिए पढ़ाई का। बागोर भीलवाड़ा है कोठारी नदी के किनारे, याद रखना। बैराट बागोर पूछ सकते हैं, बैराट है तो जयपुर कर देना पुराना, और नया पूछे तो आपका कोटपुतली बहरोड। आहड़ वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, उदयपुर के अंदर है, और आपका एक व्यास है 1953 के अंदर इसकी खोज खुदाई की गई। गणेश्वर वाला आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे। गणेश्वर वाला सीकर के अंदर है, कांकली नदी के किनारे। कालीबंगा की सभ्यता आपसे पूछेंगे, हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे। हर एक पारी में प्रश्न आना पड़ेगा इस सारणी से। बालाथल वाला थोड़ा ज्यादा ही पूछा जा रहा है, उदयपुर के अंदर है, ठीक है। गिलुंड की सभ्यता है वो आपका राजसमंद के अंदर स्थित है। रेड की सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, ठीक है, सिक्कों के भंडार मिलने के कारण। आगे देखो, राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। राजस्थान की भूगोल की बात करूं उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना सभी साथी। टेलीग्राम में मैंने सारी की सारी पीडीएफ डाल दी है, चाहे वो आपके हिस्ट्री कल्चर 2025 के पेपर हो, या राजस्थान जो करंट अफेयर्स है, या नेशनल करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आप लोग है ना सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग देख लेना आप। करंट अफेयर्स की जो थ्योरी है उससे ज्यादा कुछ मत करना। और 12 घंटे हिस्ट्री कल्चर देख लेना। 50 क्वेश्चन हिस्ट्री कल्चर, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की पीडीएफ से हो जाएगी। जाओ ग्रुप के अंदर, फटाफट ये पीडीएफ पढ़ो। राजस्थान की ज्योग्राफी में स्थिति और विस्तार का सीधा सीधा प्रश्न आता है कि 23 डिग्री 03 यानी कर्क रेखा, 23 डिग्री 03 कर्क रेखा अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। 7 डिग्री का अंतर आता है। देशांतर में गुणसित्र से लेकर के 78 तक, गुणसित्र 30 जैसलमेर से लेकर के 78 17 धौलपुर तक इसका विस्तार है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो यहां पर राजस्थान है वो आपका उत्तरी पूर्वी स्थिति के मतलब इसकी स्थिति है उत्तरी पूर्वी सीमा के अंदर स्थित है। टोटल इसकी जो सीमा है, आकार पूछा जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान इसका आकार है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकार है। बाउंड्री देखो, टोटल अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 5920 है,
जिसमें अंतर्राज्यीय 4850 है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपकी 1070 जो है हो जाती है। ठीक है, इतना आपको याद रखिए, 1070 और पाकिस्तान के साथ। क्षेत्रफल 34 22 39 है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की बात करें तो 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ये आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र का पहला जो भाग अर्ध शुष्क है और ये शुष्क भाग है। शुष्क के भाग है जैसे आपका जो है आपका घग्गर है, शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश या लूनी बेसिन है। उसके बाद अरावली होगी, फिर मैदान हो गया, फिर हाड़ौती का क्षेत्र हो गया। इनमें से सीधे सीधे पता होने चाहिए। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंदर उसके बारे में आपको बताना होता है। तो मरुस्थल का विस्तार कितने एरिया में है? 61% पर है। अरावली 9% पर है, मैदान 23 पर है और हाड़ौती जो पठार है वो आपका लगभग 7% के आसपास है। डाटा याद रखना, जनसंख्या कितनी रहती है, कैसी मिट्टी है, कैसी जलवायु है। फिर एक प्रश्न ये आता है ऑकलवुड फॉसिल पार्क वाला, तो जैसलमेर के अंदर काष्ठ जीवाश्म है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में दूंगा। अभी इस क्लास को मैं 4-5 घंटे नहीं पढ़ा सकता, कल ही पेपर है इसलिए। हाँ, आप रिवीजन कर लेना, मजा नहीं आ जाए कहता ना, एक सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे वहां से, ये मेरा वादा है दिल से। हर एक पारी के अंदर 80 क्वेश्चंस इस क्लास से मिला के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब आलोक राज भी परेशान हो रहे, करे तो करे क्या। वो 4th ग्रेड का पेपर इतना हल्का आएगा कि वो अगर बच्चों ने मुझे कह दिया ना कि सर आज ये क्वेश्चन पूछे, आधे घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन वैसे के वैसे बना दूं, अगली पारी में वो आने पड़ेंगे। इसलिए कहा कि वो डाकी आदमी बैठा है, उससे बच के रहने का एक ही तरीका है कि नोटिस निकाल दो। पर मैं तो आज पहले ही दे दिया आपको पूरा पेपर। ये पूरा पेपर है, 300 स्लाइड्स है छोटी छोटी, इसको पढ़ लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। थार का गड़ा इसको कहते हैं, ठीक है। गुरु शिखर सर्वोच्च चोटी है। उड़िया का पठार कहाँ है? आपका सिरोही में, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। जलवायु का एक प्रश्न आएगा जहां पर आपका ये जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, ये आपसे पूछा जाता है। कोपेन वाला जलवायु वर्गीकरण आपसे पूछा जाता है। जहां हम बात करते हैं BWHW की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। अर्ध ये शुष्क प्रदेश की बात हो रही है, एकदम सूखा प्रदेश है। और BSHW है, ये अर्ध शुष्क की बात हो रही है, अर्ध शुष्क की बात हो रही है। और फिर आगे देखो, CWG है तो मैदान है, AW है तो ये हाड़ौती क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान है। अब इसमें कोई गलती मत कर देना, प्रश्न तो आना पड़ेगा। पेपर में छप चुका है, कल वाले में पेपर में छप चुका है। मैं तो छोड़ता नहीं हूं, RS प्री और थानेदार वाले पेपरों को वहां मिला देता हूं राजस्थान में सबसे हाईएस्ट प्रूफ के साथ में। मुझे तो अब कल आ जाता मेरे सामने तो मैं फिर, इसलिए टेंशन ना लो, तुम सबकी नौकरी लगेगी। चलो माँ का आशीर्वाद दिलवा देता हूं एक बार आज फिर से। बहुत मैं आनंदित हूं कि मुझे इस बात की खुशी है कि माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ रहे। बस आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं देखता हूं आज आप कितने साथी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा आशीर्वाद मिल जाएगा आपको चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही। तो माँ हमारे साथ है हमेशा। मैं फिर से कहूंगा 54,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं, आपका सिलेक्शन होना पड़ेगा। प्रकृति साजिश रच रही है आपके नौकरी लगाने के लिए और हर उस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। तो कर लो सब्सक्राइब अपने इस चैनल को। सारी इंफॉर्मेशन, सारी पढ़ाई अपने इसी प्लेटफॉर्म पे हम करेंगे। सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, ये पूछ लेते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है। अगर किसी को नहीं पता हो तो अरब सागर इस तरफ है, इधर बंगाल की खाड़ी है। लूणी नदी हो गई, उसके बाद माही हो गई, पश्चिम बनास हो गई, पश्चिम बनास हो गई, माही हो गई, लूणी हो गई, ये आपके अरब सागर में गिरती है। सीधा सा प्रश्न आएगा। अब इसकी सहायक नदियां भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे सूखड़ी बांडी किसकी सहायक है? लूणी अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। माई कहां से निकलती है ये ध्यान रखो। पश्चिम बनास है तो वो आपके सिरोही से निकलती हैं। कुकड़ी, सूकली वगैरह ये इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। चंबल नदी है, बनास है, ये सब आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। और बनास नदी के कई सारे उपनाम हैं, जैसे वन की आशा, वर्णाशा इसको कहते हैं, ध्यान रखना। चंबल नदी के उपनाम आपको याद रखो, इनकी लंबाई साथ में दी गई है। चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जाता है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ये पूछा जाता है कि आपके 4 जो डैम बने हुए हैं ये कौन सी नदियों पर बने हुए हैं, ये डैम का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सहायक नदियों का प्रश्न भी आपसे पूछ लेते हैं। बेड़च की बात करें, आजकल बेड़च थोड़ी ज्यादा ही पूछी जा रही है ना। बेड़च वगैरह, ये बनास
जो है बनास है, इसकी सहायक बेड़च है। ये थोड़ा आजकल ज्यादा ही पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, हम अंतः प्रवाही नदियों के अंदर सीधा हेडिंग देखो, सीधा इस हेडिंग को देखो और सीधा इस पॉइंट को देखो यहां पर कि गगर है, कांतली है, आपकी बाणगंगा है, साबी है, रूपारेल है। सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पता हो तो मामला बहुत है। इतना पढ़ लीजिएगा, बहुत है, इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। हेडिंग पढ़ लो कि कौन कौन सी अंतः प्रवाही नदियां हैं जो विलीन हो जाती है। सिंचाई परियोजनाएं आपके सिलेबस में है। सिंचाई परियोजना से यह प्रश्न आएगा, भाखड़ा नांगल किन के बीच की है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। माही बजाज सागर में राजस्थान की 45%, गुजरात की 55% हिस्सेदारी। ब्यास परियोजना, चंबल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसमें 7 लिफ्ट नहरें और 9 शाखाएं हैं। गंग नहर परियोजना है, राजीव गांधी है। नर्मदा है तो गुजरात, राजस्थान, और इधर बीसलपुर है तो इंपोर्टेंट है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना। ये सारी मैंने लिख दिया है पेयजल परियोजना। इसमें एक काली सिंध का पूछ लेते हैं, भीम सागर का पूछ लेते हैं, छापी पूछ लेते हैं, तो ये सब झालावाड़ के अंदर है। कोटा का पूछे तो तकली पूछ लेते हैं, सावन भादो परियोजना पूछ लेते हैं, परवन परियोजना आपके हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ही, ठीक है। और ये आप लोगों को पिपलाद परियोजना है, इसरदा है, ये सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। डूंगरपुर में सोम कमला अंबा है। झीलों का प्रश्न भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि जैसे सांबर झील है तो वो रामसर साइट है, टोटल 4 रामसर साइट याद रखना। खारे पानी की झीलें हैं तो वो भी थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। खारे पानी में डीडवाना वगैरह, ये लूण करणसर वगैरह, ताल छापर, फलोदी, कावोद। मीठे पानी की झीलों में जयसमंद है जो कि आपके वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है, ठीक है। और इस तरह से याद रखो, जयसमंद, पिचोला, फतेह सागर, उदय सागर, राजसमंद। तो मीठे पानी की अलग है, खारे पानी की अलग है। इतना सा दिमाग में सेट कर लेना कौन कौन सी है, उससे ज़्यादा अपने को दिमाग, मतलब जब मैं आपको पीडीएफ दूँ तो आप इस पीडीएफ में उलझना मत। कोई भी बच्चा हर 2 घंटे में इस पीडीएफ को पढ़ के साइड रख सकता है। तो जिनका कल और परसों पेपर है, कल नहीं मतलब परसों पेपर है, उससे आगे है 21 तारीख को, तो वो बच्चे क्या है, कि इस पीडीएफ को 10 बार देख सकते हैं, ठीक है। 10 बार देख सकते हैं। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना। मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी पीडीएफ है कि आप एग्जाम से पहले 10 बार देख सकते हो। आ गया, जो टेक्निकल टीम को बोल दिया है वो चेक कर लेंगे, वॉइस वगैरह अगर कोई दिक्कत हो जाएगी। आ जाओ, आप टेंशन ना करो, आप तो एकदम मतलब नौकरी लेने वाले बच्चे हो सारे के सारे। आ जाओ भाई। सीटी 12 का बैच अरे अभी स्टार्ट हुआ है, जस्ट नया 21 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करो, 4th ग्रेड बन करके जिंदगी भर है ना ऊंचाइयों पे पहुंचने की कोशिश करना। अभी वो जज्बा आएगा नौकरी लेने का कि देखो 4th ग्रेड लग गए, नौकरी हाथ में आने के बाद आप आरएस वाला भी फाइट कर लोगे, इतना मुझे विश्वास है। वॉइस सही हो रही है, टेक्निकल टीम सही कर रही है, तो आप ये जिंदगी में आपको बूस्ट करेगा। ध्यान रखना, नौकरी तो लगेगी 4th ग्रेड में, 100% लगेगी, लेकिन पेपर कल देखना बढ़िया आवे, उस हिसाब से जनरल ओबीसी बच्चे थोड़ा सा रिस्क ले रहे, बाकी वाले बच्चे अपनी अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सेफ रहे। मीठे पानी की जिलों में नक्की है, आना सागर है, फॉय सागर, पुष्कर, कायलाना पूछ लेते हैं भाई कहाँ पर है, और सिलीसेड पूछ लेते हैं कहाँ पर है। तो इस तरह से थोड़ा याद रखिए। मिट्टियों के अंदर राजस्थान की मिट्टियों में एंटी सॉल है, वो ठेठ पश्चिम में है, और उसके बाद में इधर आ जाती है वो आपकी एरिडी सॉल आ जाती है। अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आ जाती है एरिडी सॉल आ जाती है इधर, और इधर अल्फी सॉल आपकी मैदान में है, इंसेप्टी सॉल साउथ राजस्थान में, और वर्टी सॉल हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। जनसंख्या लास्ट टॉपिक है राजस्थान ज्योग्राफी का, सीधा सा प्रश्न आएगा, मैं बता देता हूं 3 क्वेश्चन आएंगे कल के पेपर में, हर एक पारी के अंदर वो यहीं से आएंगे। राजस्थान की सबसे ज्यादा जो वैसे लिटरेसी है वो आपके 66% है, हम बात करें, और लिटरेसी के अंदर हम बात करें, जनसंख्या 6,85,00,000 अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है 76.6, और सबसे कम है वो जालोर की है। तो ज्यादा कम याद रखना, पुरुष साक्षरता में झुंझुनू सबसे आगे है, और महिला साक्षरता में कोटा आगे है, ठीक है। और महिला साक्षरता में जालोर सबसे पीछे है, ये याद रखो। जन घनत्व सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेंगे। सर्वाधिक जन घनत्व आपका 500 प्लस जयपुर और भरतपुर का है, और जो कि 504 भरतपुर का है, और जयपुर का 600 के करीब, 595 के आसपास। और उधर हम बात करें जैसलमेर का 17 है,
दशक में सबसे ज्यादा वृद्धि बाड़मेर में है, वो बच्चे सबसे ज्यादा पैदा होते हैं 32%। गंगानगर की ग्रोथ रेट है वो पिछले 10 साल में काफी कम रही है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो है, डूंगरपुर का सबसे ज्यादा है, धौलपुर का सबसे कम है, और 928 हमारा टोटल जो है लिंगानुपात है। दशक की वृद्धि हमारी 21% है। राजस्थान का जन घनत्व कितना है, एक जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 लोग रहते हैं। छोटी छोटी चीजें याद करना, बहुत सिंपल सिंपल जनसंख्या के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान आपके 3 है, ध्यान रखना। अभ्यारण्यों की बात करें तो राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है। तो अब थोड़ा कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, और कंप्यूटर के अंदर गलती मत कर देना। अच्छा, सब कंप्यूटर कोचिंग वाले कॉपी कर रहे हैं। हाँ देखा मैंने सुबह से ही, सिर्फ ये पढ़ लो नौकरी ले लो। 10-10, 20-20 साल पुरानी कोचिंग भी अपने थंबनेल को कॉपी कर रही है। इसका मतलब जमाना बदल चुका है, अब इन तिल्लों में तेल नहीं रहा। अब लोग अपनी कॉपी कर रहे हैं, इसका मतलब अपन आगे हैं, सबसे आगे आ जाओ मेरे बच्चों। ये हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी तो मैंने इसलिए फास्ट पढ़ा दी कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, खत्म है सारा मामला। 12 घंटे वाली क्लास और करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम में देख लीजिए जाके, ठीक है। था सगला ने एक बार फिर से कह देता हूं, चले जाओ रे टेलीग्राम में चले जाओ, ये रहा नीचे लिंक। हाँ, पढ़ लेना जा करके। सर आप बहुत मेहनत करते हो, जीव जाने भाई मारो। लाल 25 दिन मम्मी पापा बात को नहीं करी, टेंगू खाना को नहीं खाया लाल 2 दिन, और रात दिमाग है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, नींद आ रही है भयंकर वाली। लेकिन मैं आज अंतिम समय तक मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं अंतिम समय में बच्चों के साथ खड़ा रहता हूँ। मेरे भाई बहन हो, छोटे छोटे, छोटे बड़े सब, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ यार, है ना। अभी तो और पढ़ाऊंगा, जिंदगी में ऊंचाइयों पे ले जाऊंगा और आगे। कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा हूँ, 3रा सब्जेक्ट। तुम देखोगे कि सर ने सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए, ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। कंप्यूटर में देखता हूँ 5 में से 5 प्रश्न यहाँ पर आज की क्लास में से आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। जहां एलन ट्यूरिंग को कहते हैं तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक इनको कहते हैं। और चार्ल्स बेबेज है, उसको कहते हैं, ठीक है जी, नॉर्मल शब्दावली है, चार्ल्स बेबेज। पटवारी का पेपर आने के बाद में मुझे लग गया 4th ग्रेड का पेपर कितना सरल आएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये रोक लगानी पड़ी इनको, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को, कि भाई पेपर तो इतना हल्का आएगा, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन तो बच्चे सब बता देंगे। तो अगली पारियों वाले बच्चों के तो बल्ले बल्ले, पहली पारी वालों के साथ बोल रहे हैं कि धोखा हो जाए, बट पहली पारी वालों को तो इतना पढ़ा दिया, क्या दिक्कत है। तो पटवारी में इतना हड़काया तो 4th ग्रेड उससे भी हड़का है। लेकिन जोश में होश मत गंवाना। पेपर जब भी कर रहे हो ध्यान रखना, मदन सर पीछे छड़ी लेके खड़े हैं, है ना, बुद्धि के पीछे खड़े, एक पड़ेगी ऐसे, ध्यान रखना मेरी बात को। कल्चर करा ही नहीं, कल्चर सबसे लास्ट में, कल्चर बड़ी है थोड़ी, वो सबसे लास्ट में कराऊंगा। ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पीछे छड़ी लेके खड़ा हूं एग्जाम हॉल में, गलती मत करना। नहीं आ रहे 3 ऑप्शन 4 गोड़ों में, समझ में नहीं आ रहा है 4 ऑप्शन, कोई कठिन प्रश्न आ गया, छोड़ दो, 5वां गोड़ा भर दो, रिस्क नहीं लेनी ज्यादा, 105 होने के आसपास, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में पीछे खड़ा हूं सबके, शरीर मेरा यहाँ रहेगा लेकिन मैं ध्यान की अवस्था में बैठूंगा, मेरा आत्मा निकल करके पूरी जगह घूम करके वापस आएगी, पूरे राजस्थान में। तो हार्डवेयर की बात हो रही है। हार्डवेयर जो भौतिक, जिन्हें हाथ से छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। सीपीयू के अंदर आपका एलयू भी आता है, सीपीयू वगैरह सारा है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की हमने बात की, तो ये पूरा क्या है, वर्गीकरण बताया गया है। अब ये पूरा कंप्यूटर हार्डवेयर की बात हो रही है। कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब हाथ से छू सकते हैं, ह से हाथ, ह से हार्डवेयर, ठीक है। घनी चौकी बात है। आगे आ जाओ, जिनमें सब चीज आ जाए। इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है, वो आपके कौन से हैं, ये वाले। इनपुट भी है, आउटपुट भी है, पेन ड्राइव, सीडी, वेबकैम वगैरह। बाकी आप प्लॉटर वगैरह आउटपुट है, जॉयस्टिक, स्कैनर है, वो इनपुट है। एक प्रश्न सीधा छपेगा इसमें से, सीधा आना पड़ेगा कि स्कैनर कैसी डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है। प्रश्न आएगा प्लॉटर कौन सी डिवाइस है, पेपर में आएगा तुम्हारे, छप चुका है। पूछेंगे प्लॉटर क्या है, कि प्लॉटर आउटपुट है। और इसके अलावा तुम्हारे पूछ लेंगे कि वेब कैमरा कैसी है, इनपुट आउटपुट है, तो ये थोड़ा कठिन में आ जाता है, इसको भी याद करो। स्कैनर है, जॉयस्टिक है, सब इनपुट में आते हैं। फिर आगे बात करें मेमोरी के अंदर बात करें तो एक है आपकी प्राथमिक मेमोरी। कौन सी वाली? प्राथमिक। तो प्राथमिक वाली याद रखना, प्राथमिक में आपकी है वो आपकी रैम रोम वगैरह सब आ जाती है, कैश मेमोरी भी आ जाती है,
रजिस्टर भी आ जाता है ना, कैश मेमोरी, ये सब आ जाती है प्राथमिक के अंदर। द्वितीयक मेमोरी है या बाहरी एक्सटर्नल मेमोरी है ना, बाहरी या हम बात करें द्वितीयक, इनमें आता है आपका फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल, ये जितने भी दूसरी वाली यूएसबी वगैरह वो सब इसमें आ जाती है, कोई टेंशन न लेनी, मेमोरी वाले सीधे सीधे क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और इधर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, थोड़ा अंतर पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जिसमें आपका जो MS वर्ड है, एक्सेल है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी भाषा और ऑपरेटिंग आता है। थोड़ा सा वर्गीकरण पता है तो सब सेट है मामला। कंप्यूटर को काम करवाने के लिए जो निर्देश देने पड़ते हैं, डायरेक्शंस, वो सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। यहाँ कंप्यूटर के अंदर मैंने बता दिया कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर आपका जो सिस्टम में क्या आता है, एप्लीकेशन में क्या आता है, एक सामान्य वर्गीकरण किया है इंटरनेट की चीजों का सहारा लेकर के। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लास हो सकता है कई बार कॉपीराइट कुछ आ जाए तो क्लास हमें फिर डिलीट करनी पड़ सकती है, इसलिए देख लेना इस क्लास को एग्जाम से पहले, आपके पेपर कल है परसों है, उससे आगे 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। आपकी बुक्स आती है क्या? अरे भाई अपनी बुक्स राजस्थान रामबाण है ना, ये पेपर आगे आ जाओ। इधर देखो MS वर्ड की बात करें, MS वर्ड के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड विंडो के घटक बताए गए हैं। तो वर्ड कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें मेन्यू बार वगैरह, टाइटल बार वगैरह, स्टेटस बार, व्यू सब दिया हुआ है, ठीक है। ज्यादा टेंशन में आपको जाना नहीं है, किसी प्रकार का एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। MS एक्सेल की बात करें तो स्प्रेडशीट है, जितने भी डाटा वगैरह है उसके लिए आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है, सारणी बनाने वगैरह के लिए, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे देखो एक्सेल की बात करें तो एक्सेल का कुछ सीट ऐसी दिखती है, ठीक है, ओके। MS पावर पॉइंट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया जो एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर स्लाइड है ना, इसे मतलब स्लाइड कहा जाता है, पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है, जो है आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आगे देखिए, अभी तो हिंदी इंग्लिश आनी बाकी है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। इधर देखिएगा पावर पॉइंट के अंदर ये इसका प्रेजेंटेशन वगैरह, ये घटक कौन कौन से, स्लाइड है और स्लाइड टैब है, आउटलाइन टैब वगैरह, ये कंप्यूटर के अंदर पढ़ लेना। इंटरनेट की बात करें तो विश्व में इसकी 1969 में शुरुआत होती है। इसमें एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, बाहरी लोगों को अनुमति देकर आंशिक रूप से एक्सेस देना। इंटरनेट क्या होता है, निजी नेटवर्क, केवल संस्था सदस्य वगैरह, मतलब इसमें ज्यादा आपको माथाफोड़ी नहीं करनी है। मैंने जो बताया, एक मेमोरी यूनिट वाला वो लगाना है ना, KB MB वाला, एक वो प्रश्न, एक इनपुट आउटपुट वाला, एक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, ऐसा पूछ लेंगे। तो 3-4 प्रश्न ये तो फिक्स है। फिर देखो साइंस के जब बात करें, साइंस के अंदर आपकी धातु अधातु की बात कर रहे हैं, धातु के गुण की बात हुई। यहां पर धातु के अंदर धातु को आप तान सकते हो, लेकिन यहां पर अधातु की बात करें तो आपके इनमें सामने जो इनको आप तान नहीं सकते है ना, ऐसे तार नहीं बना सकते खींच करके, है ना। तो इनका अधातु के अंदर ये ऑपोजिट है, और धातु है वो आपकी ठोस होती है, इन्हें आप तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं। और इसके बाद लोहा तांबा वगैरह आ गया, इसमें क्लोरीन व ब्रोमीन वगैरह आ गया। यौगिक है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं, जैसे आपका सोडियम और क्लोराइड से नमक बन गया। इसके साथ हम बात करें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, आपके सिलेबस में है। 5 प्रश्न में से 1 प्रश्न भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का आपके कल सुबह वाले पेपर के अंदर छप चुका है। क्या पूछेंगे सर? अरे ये पूछेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन की बात करें, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, मतलब रंग रूप आकार वगैरह बदल सकता है, लेकिन वापस उसे रिवर्सेबल होता है, वापस उस अवस्था में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। सीधी सी बात है। रासायनिक परिवर्तन के अंदर वो स्थायी परिवर्तन होता है, परमानेंट परिवर्तन होता है, नया पदार्थ बन जाता है। अब इस नए पदार्थ के अंदर हम बात करें तो सारे के सारे उदाहरण सामने दिए हैं, चाहे आपका किण्वन के द्वारा शराब बनाना, पटाखों का विस्फोट, श्वसन क्रिया भी इसमें आती है, लोहे पर जंग लगना मोस्ट है। सीधा सा आ जाएगा कि लोहे में जंग लगा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। हाँ, तो अभी तो इंडिया की पॉलिटी बहुत शानदार करके लाया हूं, चिंता ही मत करो। बहुत चीजें राजस्थान पॉलिटी, इंग्लिश हिंदी में बहुत मेहनत की है आज की क्लास में, ठीक है। अब आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण वगैरह, एक सीधा प्रश्न आना पड़ेगा। मां सरस्वती ने क्या दिया है, इसमें से आएगा।
छप चुका है पेपर में, देखो तो सही, मोस्ट है। आगे देखो, एक धातु अधातु में से मोस्ट है। हर एक स्लाइड आपके संभावित क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है आपके सिलेबस में है। तो परावर्तन क्या होता है कि जब आपके वस्तु में रंग दिखाई देना परावर्तन की घटना पर आधारित है। ठीक है, श्वेत प्रकाश में आपके बात करें, श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यहां पर बताया गया है। और आगे देखो आप, परावर्तन की घटनाएं कौन सी हैं, परावर्तन आधारित क्रियाएं कौन सी हैं। जैसे आईने में आप अपना थोबड़ा देखते हो, प्रतिबिंब, अपना थोबड़ा देखना रिफ्लेक्शन उनका प्रतीक है। पानी की सतह पर आकाश या पेड़ों का प्रतिबिंब दिखना, वो परावर्तित होकर के दिखता है। ये इसके उदाहरण है। एक प्रश्न ये आता है कि आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये आपके दोनों जो कोण होते हैं ना वो बराबर होते हैं। कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये परावर्तन का नियम यहां पर लिखा हुआ है। दर्पण के अंदर आपके अवतल का प्रयोग किसमें होता है, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट वगैरह इसके अंदर होता है। उत्तल का प्रयोग है वो आपको वाहनों के साइड मिरर के अंदर होता है। हेडलाइट के अंदर अवतल का है, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। एक ये भी पूछ सकते हैं, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण है तो अवतल है। मानव रोग का सीधा सीधा प्रश्न पेपर में छप चुका है, छप गया है। क्या छप गया है प्रश्न, व्हाट्सएप नंबर क्या सर आप, अरे बेटा 8955982723। लेकिन इतने संख्या में व्हाट्सएप आया पड़े हैं। खैर कल से थोड़ा, आज तो मैं रेस्ट करूंगा, कल सुबह से सबकी रिप्लाई दूंगा। सभी को आशीर्वाद, एक स्टेटस लगा दूंगा तो देख लेना, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। तो आज तो मुझे माफी चाहता हूं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, कल सुबह से सबको रिप्लाई दे दूंगा। वैसे भी अभी पेपर सॉल्यूशन पे रोक है तो हम अपनी तरफ से दूसरा पढ़ाई ऐप में करवाएंगे और दूसरी यूट्यूब पे दूसरी क्लासेस लगेंगी पेपर सॉल्यूशन के अलावा, तो कर सकते हैं आप व्हाट्सएप। ठीक है, मानव रोग की बात करें तो आपके जन्मजात होते हैं और कुछ अर्जित होते हैं। गुणसूत्र विकार यानी कि आनुवंशिक रोग जिसे कहा जाता है। जन्मजात रोग जो होते हैं वो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। आनुवंशिक रोगों की अगर हम बात करें, सारे के सारे जन्मजात की बात हो रही है, ये एक ही बात है। मेंडलीय विकार जिसमें हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, वर्णांता, थैलीसीमिया, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सब के सब आ जाते हैं। कुछ संक्रामक होते हैं, कुछ असंक्रामक होते हैं। जैसे आपको रिकेट्स हो गया है, मेरेस्मस हो गया है, मधुमेह हो गया है, या आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी की वजह से हुआ है, तो इस वजह से ये दूसरे को फैलेगा नहीं, आपकी बॉडी तक ही रहेगा। लेकिन संक्रामक के बाद जन्मजात और अर्जित में भी दो है, संक्रामक असंक्रामक। इस स्लाइड में से एक प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है। कौन सा छप चुका है सर, जीवाणु जनित रोग की ट्रिक बताओ। देखो, मोती डाकू पंडित ने सब न्यू मैंगो प्लेट में काटी है। मोती जरा है, डायरिया है, कुष्ठ है, जो है डिप्थीरिया है, सिफिलिस है, बोटेलिज्म है, गोनेरिया है, न्यूमोनिया है ना, काली खांसी है, टिटनेस है, हैजा है, सब आपकी कौन सी है, बैक्टीरिया जनित रोग। अब वायरस मतलब विषाणु जनित रोग है ना, विषाणु जनित रोग जो है वो वायरस जनित रोग होते हैं, जिसकी ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे छोड़ गई। रेबीज है, खसरा है, हर्पीज है, मेनिंजाइटिस है, आपका हिपेटाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिपेटाइटिस पूछेंगे आपसे कल वाले पेपर में हिपेटाइटिस पूछेंगे आपसे, जो है मलेरिया वाला भी पूछेंगे। पोलियो है, एड्स है, चेचक है, छोटी माता है, ये आपको याद रखना है। प्रोटोजोआ में मलेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलेरिया वाला पूछेंगे ही पूछेंगे, मलेरिया वाला पूछेंगे ही पूछेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आएगा भाई आएगा, मलेरिया तो पूछेंगे है ना, मलेरिया पूछना पड़ेगा, मलेरिया मोस्ट इंपोर्टेंट है। मलेरिया पापा काम पर सोते हैं, मलेरिया है, पायरिया है, कालाजार है, दस्त लग जाना है, ये सब प्रोटोजोआ जनित। अब इधर कृमि जनित रोग है जिसमें आपका अलग अलग है, और कवक जनित जो रोग है, कवक जनित रोग, कवक में आपका दाद, खाद, एथलीट फुट है, खाज है, खुजली है, ये सब कवक के रोग हैं। मानव शरीर की हम बात करें तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई कई बार पूछ लिया जाता है, तो वृक्क किडनी जो है वो आपके कैसे काम करती है, हम बात करें इसके बारे में, आगे देखिएगा सर आप जो। अरे धन्यवाद बेटा, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिंदगी में कभी निराशा नहीं मिलेगी, हर समय साथ दूंगा, चाहे ऐप के अंदर पढ़ाऊंगा पूरे साल जम करके, और लास्ट टाइम में रिवीजन भी सबसे ज्यादा कराऊंगा, ये मेरा वादा है। जो माइंड मैप ऐप में पढ़ता है ना, उस बच्चे को कभी निराशा नहीं होती, 90% क्वेश्चन एज इट इज मिलते हैं। तो 21 तारीख के बाद अपना पसंदीदा बैच
ज्वाइन कर लेना। इधर देखो मानव शरीर में तो कितनी हड्डियां होगी, सामान्य सा कॉमन सा क्वेश्चन है। मानव शरीर में जो कितनी हड्डियां होती है, कॉमन सामान्य सा क्वेश्चन है। किडनी की जो हम बात करें, किडनी जो है उसकी जो संरचनात्मक इकाई होती है, वो जो कार्य करने वाली जो नेफ्रॉन है, स्पाइरोमीटर से श्वसन मापा जाता है। कुपिका है वो फेफड़ों की छोटी इकाई है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर है मास्टर, पीयूष ग्रंथि, मटर के आके के समान, मटर के दाने के समान। तो मानव रोग वगैरह इतने सिलेबस में थे। एक प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे आपको कि इंसुलिन है वो आपका मधुमेह रोग है वो किसकी कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन से, और ये अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। तो अग्नाशय वाला आपको याद रखना है। उसके बाद में आप बात करो तो यहां पर जो है पूछ रहा है इस प्रश्न के अंदर कि आपका जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है और वो आपके मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। फिर बाद में ब्लड प्रेशर वगैरह। अच्छा, ब्लड के अंदर ये पूछ लेते हैं कि सबको देने वाला कौन है, ओ दाता, ओ देने वाला दाता है, लेकिन ए भी है वो सबसे ग्रहण करता है, सर्वग्राही रक्त समूह। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, वो पाचक ग्रंथि है, वो आपका यकृत है। शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग जो है वो आपका कौन सा है, शरीर के अंदर का सबसे बड़ा अंग है वो आपका यकृत ही है। आशीर्वाद दे दो सर, मारा आशीर्वाद सगुणा के साथ है। बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, जितने साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस गति से आप लोग जुड़ते हैं ना, मुझे खुशी होती है। मेरे पढ़ाने का जो महत्व है वो समझ में आता है आपको। इधर देखिएगा 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतनक है, रदनक है, चवर्णक वगैरह। फिर देखिएगा आनुवंशिकता के जनक, वो जो पेपर में क्वेश्चन दिख रहा है, मुझे लिफाफा ऊपर करके देख लूं, चक्षु, अंतर चक्षु दृष्टि से छपा हुआ है। क्या छपा हुआ है सर? अरे ये छपा हुआ है कि आनुवंशिकी के जनक कौन से हैं, आपको दिखता है सर? हाँ, ध्यान लगाना पड़ता है, दिमाग में पता चलता है पहले से ही कि ये प्रश्न आएगा। ये छप गया भाई। ग्रेगर जॉन मेंडल जो ऑस्ट्रिया के पादरी थे, उन्होंने मटर के ऊपर लैंगिक जो प्रयोग किया था वो आपका याद रखना, ऑस्ट्रिया के थे पादरी, और लैंगिक जनन याद रखना। हाँ, मुझे दिख रहा है ये क्वेश्चन आ गया पेपर के अंदर, ठीक है। अब अगला देखो, साइंस कंप्लीट होती है। साइंस के अंदर मानव रोग, जिसमें आपसे आपका पक्का मलेरिया है, हेपेटाइटिस है, ये जितने भी आपके हैजा वगैरह है पूछेंगे, छपा हुआ है पेपर में। आगे बात करें हिंदी। हिंदी को मैं थोड़ा सा ज्यादा ही पीछे पड़ा हूं, इसमें ध्यान रखिएगा। हिंदी में ज्यादा पीछे पड़ा हूं क्योंकि साइंस हो गई आपकी, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, ये नोट्स आपको पढ़ने हैं। मैं तो खाली डायरेक्शन दे रहा हूं कि मेरे भाई ये पढ़ लेना, मेरे दोस्तों ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये क्वेश्चन आएंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द लेवल ऑफ पेपर कि भाई अगले 2-3 दिन कैसा पेपर आने वाला है, मैं ये बताने आया हूं। मैं ये नहीं बताने आया हूं कि मैं आपको डीप स्टडी कराऊंगा अगले 1.5 घंटे में। 1 घंटे में डीप स्टडी नहीं होती है। 1 घंटे में मेरे दोस्त जो है उनको ये बता रहा हूं कि ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर का लेवल है, क्योंकि कल से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने वाले हैं, है ना। तो चलो, जो संस्था है उनका कहा मानते हैं। तो नोटिस निकाल दिया उन्होंने, इज्जत रह गई, वरना तो मैं तो कहाँ मानने वाला था। बिना नोटिस के तो मैं तो सॉल्यूशन करवाने आ जाता, पूरे राजस्थान में सारी कोचिंग तो डर जाती, मैं सीना ठोक के सॉल्यूशन करवाने आता। खैर कोई बात नहीं, नोटिस का सम्मान करेंगे, बिना नोटिस होता तो हम करवा देते। मेरे भाई हिंदी के 20 क्वेश्चंस आएंगे और मेरे सभी दोस्त 20 में से 15 से कम तो किसी के होने ही नहीं चाहिए, है ना, सबके इससे ज्यादा ही होने चाहिए। हिंदी में आप लोग 33 में से 30 प्लस तो नंबर लेके आना। कैसे आएंगे सर? अरे आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, डरते बहुत हो। एक तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप लोग इतने डरते क्यों हो? मैं हूं ना। देखो सीधा शब्द पहला संज्ञा है आपके सिलेबस के अंदर। संज्ञा लिखा हुआ है? हाँ सर संज्ञा लिखा हुआ है। अच्छा जी, तो संज्ञा लिखा हुआ है तो संज्ञा में क्या कहा है? देखो संज्ञा जो भी आप व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान जो देखते हैं उन्हें आप संज्ञा है, उन्हें आप क्या कहोगे? संज्ञा कहोगे। संज्ञा के अंदर 5 प्रकार है। कितना है गुरुजी? 5 है। इतना याद होना चाहिए, अगर इतना याद नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ है। संज्ञा के कितने भेद? 5। 5 कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अगर मदन सर की बात हो रही है, एक नाम है मदन सर है, तो आपका व्यक्ति हो गया। राम की बात हो रही है तो राम मतलब व्यक्ति। जाति की बात हो रही है मतलब मनुष्य,
मनुष्य एक जाति है, लेकिन राम की बात होते ही वो सीधा व्यक्ति में चला गया। भाव की बात हो रही है, बचपन है ना, बचपन जैसे भाव है, भाव आ रहा है कोई चीज है ना, बचपन जैसे बचपन है ना, ऐसे बच्चे से बना हुआ है बचपन, तो बच्चा क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन चुन्नू मुन्नू टिन्नू मीनू, छोटो से बच्चों नाम से पुकारा तो वो व्यक्ति में चला गया, लेकिन बच्चा एक जाति है, तो बच्चे से बचपन बन गया, तो जाति से भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक के अंदर सोना, लोहा, पानी, ऐसे है ना, याद करो। समूह के अंदर जैसे कक्षा में बच्चे बैठे हैं, ये इतनी सिंपल संज्ञा है। संज्ञा होगी गुरुजी? अरे होगी, पलक झपकते ही होगी, चिंता ही मत करो। थानेदार का बैच है वो आपको एक बढ़िया आराम से 21 तारीख से पढ़ेंगे। समूह बन गया, 5 संज्ञा है। संज्ञा के बाद में सर्वनाम, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। आप राम नहीं बोलोगे, राम की जगह बोलोगे वह जा रहा है, तो उसकी जगह इस्तेमाल किए गए शब्द। जैसे के अंदर बात हो, आप अपना काम स्वयं कीजिए है ना, स्वयं जाओ। निश्चयवाचक, वह उसका घर है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय, अरे कोई आ रहा है दूर से पर मुझे दिख नहीं रहा है, अनिश्चय। संबंध है, जो मेहनत करेगा वो सफलता को प्राप्त करेगा, संबंधवाचक। प्रश्नवाचक है ना, कौन जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अंधेरे में कोई है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अनिश्चयवाचक हो गया है ना। प्रश्न पूछ रहा है तो कौन जा रहा है, प्रश्न इन्वर्टेड, जो कोमा के कहते हैं इन्वर्टेड, क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा जाए तो ये सर्वनाम के भेद है। क्रिया की बात करते हैं, सीधी सीधी बात करता हूं, क्रिया की बात है, क्रिया की बात करते हैं सीधे सीधे। क्रिया की अगर बात करें तो ठीक है, एक्टिविटी होती है उसको कहते हैं। अब क्रिया के अंदर जैसे राम खेल रहा है तो खेलना वगैरह क्रिया हो गई। अब सकर्मक और अकर्मक, सीधा सा उदाहरण है, अकर्म के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। जबकि सकर्मक, हम बात करें सकर्म है ना, सकर्मक, सकर्मक क्रिया होती है। उस सकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है प्लस वर्ब भी होती है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं साथ साथ में, और प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे सांप रेंगता है, एक अकर्म क्रिया है, कर्म है ही नहीं इसमें। सांप जमीन पर रेंग रहा है तो जमीन ऑब्जेक्ट आ गया। आई बात समझ में? तो सकर्म में अकर्म में अंतर आना चाहिए। अकर्म मतलब कर्म गायब है। विशेषण की बात करें तो विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे काला है, सुंदर है ना, कि भाई रमेश है वो काला है, तो रमेश क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो है, वो कालियो है। ठीक है तो गणी लेकिन कालियो है, सीधी सी बात है। तो विशेषण में गुण होता है, परिमाण यानी मात्रा है, संख्या होती है, सार्वनामिक होता है, व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके अलग अलग प्रकार है, अलग अलग। उसके अंदर हम बात करें तो आगे देखिएगा, गुणवाचक विशेषण में जैसे काला है, गोरा है। संख्या में जैसे 10 बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे हैं, 10 बच्चे, तो 10 एक विशेषण है संख्या का। परिमाण यानी कि मुझे गेहूं दीजिए, कितने, 1 किलो गेहूं दीजिए, 1 किलो क्या हो गया, विशेषण हो गया। सार्वनामिक, वह व्यक्ति है ना, वह व्यक्ति, तो व्यक्ति की विशेषता हुई वह व्यक्ति, तो इस तरह से विशेषता बताई जाए। तत्सम और तद्भव आपके सिलेबस में, पहले बताओ मजा आया या नहीं आया, ये बताओ। आनंद आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर दो, जितने साथी जुड़े हुए बता दो यस सर आनंद आ चुका है। तो अगला प्रश्न ये बना कि तत्सम और तद्भव जो आपके सिलेबस में है और पूछे जाएंगे, सीधा सा है, कुछ भी नहीं करना है, फ्री फोगट के नंबर है, छप गया पेपर के अंदर। अभी मैं अंतर्दृष्टि फेंक के मारूंगा, सारा पेपर दिख जाएगा मुझे, ठीक है ना। सीधा सा प्रश्न है, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों के त्यों इस्तेमाल कर लिए जाए हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के। जैसे हम बात करें हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हस्ती का मतलब होता है हाथी, तो हाथी तो तद्भव हो गया, तत्सम हस्ती हो गया, हस्त हाथ हो गया, हस्त मतलब तत्सम, तत्सम शब्द हो गया। अरे देखो, उसके साथ अगर बात करें हाथ की बात करें तो तद्भव हो गया, हस्त की बात करें तत्सम हो गया। तद्भव मतलब तत्सम से बनने वाले जो है ना आम बोलचाल के जो शब्द होते हैं वो। फिर आपके सिलेबस में है देशज शब्द भी है, विदेशज शब्द भी है, इसमें क्या टेंशन ले रहे हो।
तत्सम तद्भव, जैसे अग्नि का आग हो गया। अग्नि है एक तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और इसका जो तद्भव यानी आम बोलचाल में तुम अग्नि बोलते हो क्या? ना जी ना। तो जो हम बात करें इस तरह से यहां पर दिए गए हैं, माता है, पिता है, अश्रु है। अश्रु बोलते हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन आंसू है उसको हम कहते हैं भाई ये आंसू है, वो आपका आंसू जो आ रहा है आंखों में से वो एक तद्भव है, लेकिन अश्रु है वो संस्कृत का शब्द है। ठीक है, नॉर्मल शब्द है, ध्यान रखना। एक देशज शब्द भी आपके सिलेबस के अंदर है। देशज के अंदर जो आपके आम बोलचाल में स्थानीय स्तर पर बोले गए, जैसे कटोरा है, खिड़की, खिचड़ी वगैरह। विदेशज में जैसे आवाज, आईना, ये कई सारे शब्द आ जाते हैं, और शंकर भी है। देशज और विदेशज ही सिलेबस में है, तो ठीक है जी, विदेशज में इनसे भिन्न है वो कर लेना। देशज शब्दों में जैसे लोटा, कटोरा, घोटाला, ये चटपट, चिड़िया, झिलमिल, खुसुर फुसुर, ये आम बोलचाल के अपने देशज शब्द है। संधि, संधि की बात करें, कम से कम नी मामा से तो काणो मामो ही चुको, और ये बहुत बढ़िया मामा, ये काणा भी नहीं है, ये थोड़ा प्यार कम करता है लेकिन खड़ूस मामा है। ये काणा मामा नहीं है, सब कुछ दिख रहा है। गज का मतलब हाथी होता है, हस्ती बेटा। हाथी के अनेक नाम हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं एक थोड़ी बताऊंगा, होशियार बने ज्यादा। इधर आओ। संधि की परिभाषा यह है कि दो वर्ण और ध्वनियों का जब मेल हो जाए उस समय कहते हैं संधि। तीन प्रकार की है। स्वर, एक सीधा सा प्रश्न, कितने प्रकार की? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि के तीन भेद, जैसे देव धन आलय तो देवालय बन गया, जगत धन नाथ जगन्नाथ बन गया, मना धन योग मनोयोग बन गया। ये विसर्ग हो गया, ये आपका व्यंजन हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण दे दिया। संधि के प्रकार दिमाग में होने चाहिए। एक अगला प्रश्न ये पूछेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद है, बताओ। स्वर संधि के 5 भेद है। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है। बाकी चीज आपको कुछ आए ना आए, लेकिन इतना तो आना चाहिए। इतना आए ना आए, लेकिन इतना तो आना चाहिए। ये एक इतना रिवीजन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कोई कराएगा भी नहीं, कौन टेंशन ले। किस किस का दुखड़ा रोए, जस्ट फॉर्मेलिटी होती है। हेलो दोस्तों, आ जाइए, आज हमारे ऑफर आ चुका है। और ऑफर ऐसा, बच्चे के जन्म से लेकर के, अभी मैं और कुछ कह दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। कहां कहां के ऑफर आ जाते हैं, हर महीने ऑफर क्यों आते हैं आप सोचो। तो वो पैसा कमाने के उद्देश्य से, मेरा वो कोई उद्देश्य है नहीं। आपकी इच्छा है, पढ़ो, विश्वास है नहीं तो मेरे तो यूट्यूब पर भी ऐड ऑफ कर रखी है, पैसे का कोई लालच नहीं। स्वर के 5 भेद, स्वर संधि के 5 नियम। अगर सिलेबस में प्रश्न आया तो सीधा पूछेंगे दीर्घ संधि का उदाहरण बताओ। जैसे हिम धन आलय, अ से आ जुड़ा तो आ दीर्घ बन गया, दीर्घ स्वर बन गया। गुण में ए और अर बन जाता है, जैसे इधर आ होता है, इधर ई उ और री होता है, तो ए ओ अर बन जाता है। जैसे सुरेंद्र है, परोपकार है, महर्षि है, रट लो। वर्दी के अंदर ए और औ की मात्रा आ जाता है। यथे वनौषध। यण संधि में य से य व र आ जाता है। अत्यधिक, स्वागत, पितृपदेश। अय आव, अय आय, अव आव। तो ये थोड़ा सा आपका अयादि संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना। ऐसे उदाहरण अयादि संधि के होते हैं। व्यंजन संधि बहुत सिंपल से है, तुम बिना 1-2 मिनट दे देना हो जाएगा। इधर देखो, अगला प्रश्न कहता है कि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? 2 व्यंजनों का मेल होता है। जब किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है, एक तरफ व्यंजन है और दूसरी तरफ स्वर व्यंजन है, तो उस तरह से जो परिवर्तन है, जैसे दिक धन, अब ये हलंत वाली संधि भी होगी। जैसे हलंत आता है ना, ये हलंत है। दिक धन गज, दिग्गज। तो ये इस तरह से कई सारे नियम होते हैं, लेकिन अभी नियम पढ़ने का टाइम नहीं है। आप बस ये याद रखना, संधि पहचान लेना कि भाई इसमें कौन सी संधि है, स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग, मतलब 2 बिंदी, इसे विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग मतलब यह विसर्ग है। धनु धन टंकार तो धनुष टंकार हो गया। निधन निश्चल हो गया, ठीक है। इस तरह से 2 धन शासन ज्यादा पूछा जाता है, दुशासन वाला, निसंदेह वाला ज्यादा पूछा जाता है, विसर्ग के उदाहरण है। उपसर्ग और प्रत्यय नाम की बला भी आपके सिलेबस में है। आपको नंबर दिला देता हूं सीधे से ही। कैसे दिलाओगे सर? उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर आपको मूल शब्द को छांटना पड़ेगा। मूल शब्द की अगर पहचान कर ली ना, पूंछ पकड़नी आती है किसकी? अरे भैंस की नहीं रे, पूंछ की बात कर रहा हूं मैं, पूंछ की बात कर रहा हूं। मतलब आपको मूल शब्द पकड़ना आना चाहिए। जैसे प्रत्यर्पण के अंदर अर्पित करना, तेरा तुझको अर्पण। प्रत्यर्पण में अर्पण एक मूल शब्द है, बाकी वाला बच गया, वो कौन सा है?
वो शब्द हो गया आपका उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा आगे लगता है और फिर शब्द मूल शब्द के अंदर परिवर्तन जो है उसके साथ जुड़ करके अर्थ में जो है नया जो परिवर्तन आ जाए, जो नया शब्द भी बन जाता है इसमें। प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, वह शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है। अब जैसे इसमें भी मूल शब्द देखो, समाज है मूल शब्द, समाज क्या है, मूल शब्द है। पीछे आपने देखा कि इक लगा हुआ है, सामाजिक शब्द बन गया, तो आप आराम से निकाल सकते हो, इक है, इत है, आस है, मिठास, लोहार ज्यादा पूछ लेवे कई बार, ध्यान रखना। तो अच्छा प्रश्न है। काल भी आपके सिलेबस में है। काल, काल की बात करें, काल हिंदी व्याकरण के अंदर जो है, जैसे भूत वर्तमान है, भूत है, भविष्य काल है। इसमें आप सिंपल से अगर देखें तो त ता वाले आ जाते हैं, उधर इसमें थ आ जाता है, थ था वाले, और उसमें गा गे गी वाला, वो तो आपको बचपन से ही पता है। लेकिन इसमें भी कहीं होता है आसन भूतकाल, वो आने ही वाला था, इस तरह से है ना, आसन भूतकाल वगैरह, अलग अलग इसके टाइप है, तो इसको भी देख लीजिएगा। लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर क्या होता है कि आपके मुहावरे के अंदर हमेशा क्या है कि अलग अर्थ निकलता है। जैसे कि 9 2 11 हो जाना, तो कहोगे अरे नहीं सर, तो 9 2 11 का मतलब है तो जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं कर रहे, हम एक नया अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 2 11 मतलब चोर, 9 2 11 हो गया, भाग गया, तो एक नया अर्थ निकल जाता है, वो मुहावरा होता है। मुहावरे के अंदर एक क्रिया भी होती है ना, 9 2 11 होना क्रिया है। और लोकोक्ति, किंवदंती या जनमानस के अंदर प्रचलित जनश्रुति जो है वो आपकी किंवदंती वगैरह, वो तो एक पूरा सेंटेंस की तरह होती है। जैसे ऊंचा दुकान फीका पकवान, ये कई कोचिंग संस्थानों के संबंध में आप कहेंगे मेरे बारे में, ना भाई हम तो मुहावरे लोकोक्ति करा रहे हैं, और वैसे डरने की क्या बात है, जो हकीकतें बताएंगे। ऊंचे दुकान फीके पकवान केवल बाहरी प्रदर्शन है, ठीक है, कुछ नहीं है बस। अब इधर देखो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये सब क्या है, लोकोक्ति है। मुहावरा में जैसे दांत तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित कर देना, दिन रात एक कर दिया हमने इधर एग्जाम निकालने के लिए। बायां हाथ का खेल, बहुत सरल काम होना। दायां हाथ तो राइट हैंड साइड होता है, बायां हाथ मतलब खबोड़ियो आज काम कदी आवे को नहीं, फिर भी गुरुजी मैं बिनु काम कर लिया, तो वो हाथ है। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना, शीघ्र शुरुआत करना, 9 2 11 होना, हाथ मलते रह जाना, कान भरना मतलब चुकी, ये पूछे जाते हैं कुछ। लो जी, राजस्थान कला संस्कृति वगैरह भी देख लेते, थोड़ी हिंदी पूरी करवा दी, और क्या करो, इंग्लिश करूं, रुक जा, हिंदी इंग्लिश करूं बेटा तने। विद इन 1 और 1 घंटे के अंदर अंदर 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं राइट नाउ। दैट इज द पावर ऑफ राजस्थान के स्टूडेंट का पावर है ये, मैं तो एक माध्यम हूं खाली। कला संस्कृति के अंदर आ जाओ। आभूषण तुम्हारे सिलेबस में पूछेंगे, देखो क्या पूछते हैं, जैसे रखड़ी है वो सिर पे बैठी हुई है, मेमंद है वो अपने सिर पे बैठा हुआ है। कान की बात करें, कान में टोटी है, एरन हार है, लूंग है, छेलकड़ी है, सुरलियो है, अंगोटियो है, सब कान के। फिर नाक के अंदर आती है तो नथ है, बेसरी है, गुलाक आभूषण थोड़ा ज्यादा पूछते हैं, फिणी है, नथ है, बाली है, वेसरी है, वेसरी है, मणि ठणी के भी पहना हुआ है, ठीक है, याद रखो। दांत का मोस्ट इंपोर्टेंट है, चूप है, रकन है, मेख है, धौस है, मेघ है और धौस है। तो इस प्रकार से गले में तुलसी, चंपागली नाम की 2 महिलाएं पड़ गई, और फिर बाजू में गजरा वगैरह। कलाई के अंदर ये जो आपका है इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं, कलाई के अंदर आपका गजरा हो गया है ना, और देख लीजिए कमर के अंदर के वाले सारे ही हैं, कणकती, कंदोरा वगैरह। पैर में टणका है, पायजेब वगैरह हो गया। हाथ की उंगली में दामड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पैर की उंगली के अंदर आपके बिछुड़ी है, फोलरी है, पगपान है ना। ओके, आगे देखो, लोक नृत्यों में जो आपके सिलेबस में पूछा जाएगा, लोक नृत्यों में जैसे घूमर है वो आपका राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य, राजस्थान का राज्य नृत्य हो गया। कच्ची घोड़ी नृत्य कहां किया जाता है, यह प्रश्न पूछेंगे। और कच्ची घोड़ी शेखावटी का। 13 ताली नृत्य कौन करते हैं, रामदेव जी के आराधना में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर का फेमस है। राजस्थान की आत्मा, राज्य नृत्य और नृत्यों का सिरमौर किसको कहते हैं, प्रश्न आ सकता है। ढोल नृत्य कहां किया जाता है, जालोर में। अग्नि नृत्य बीकानेर में। बम नृत्य मेवात सेक्टर के अंदर किया जाता है। गिंदड़ शेखावटी का फेमस है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। चरी किशनगढ़ का है। फलकूबाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है, पूछ सकते हैं।
थेवा कला हस्तकलाओं के अंदर कहां की फेमस है? थेवा कला प्रतापगढ़ की है, मीनाकारी जयपुर की है, तारकसी नाथद्वारा की है, टेराकोटा मोलेला कला जो मिट्टी के बर्तन है वो आपके राजसमंद के। अगला देखो, बादले कहां के? ये थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बादलों वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। ब्लू पोएट्री जयपुर की कृपाल सिंह शेखावत पूछा जाता है। आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट थोड़ा पूछ लेते हैं, चित्तौड़गढ़ की आकोला छिपो का आकोला। अजरंग प्रिंट और मलीर प्रिंट जो प्रिंट किए जाते हैं कपड़ों के ऊपर, वो इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रख लेना। गोटा कहां का फेमस है? गोटा महिलाओं के जो आभूषण, जो महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके ऊपर, ओढ़नी के ऊपर जो कनार लगाई जाती है वो है। ठीक है, अगला देखो, चित्रकला वैसे सिलेबस में है नहीं, वह कला आपके जो कला है जो उस हिसाब से कलाओं के अंदर इसको काउंट करो तो अलग अलग में हो सकती है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं दिया है। संत संप्रदाय की बात करें तो ज्यादा जो पूछा जाता है उसको बता देता हूं। जैसे हम बात करें लालदास जी, आजकल थोड़ा ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी वो भी देखिएगा। लालदास जी मेवात सेक्टर के अंदर है। संत मावजी ने आपका, जो संत मावजी के द्वारा साबला गांव डूंगरपुर में अपनी प्रमुख पीठ स्थापित की गई, इनका ग्रंथ चौपड़ा है। निष्कलंक संप्रदाय आपके द्वारा चलाया गया था। रामस्नेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं, सारे सीखे, सारे सीखे, और फिर इसमें RDH और R, यानी कि रामचरण जी जो आपके रैण के हो गए दरियाव जी, सिंहथल के हो गए हरिरामदास जी, और खेड़ापा के हो गए रामदास जी। पंचपीरों में से एक प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है हर पारी के अंदर। कौन सा प्रश्न सर? अबू जी का पूछेंगे, कोलूमंड फलोदी है, रामदेव जी उंडू कश्मीर बाड़मेर है, मैणादे अजमाल जी इनके माता पिता का नाम है, गोगा जी का स्थान ददरेवा चूरू जन्म स्थान पूछेंगे, और हड़बू जी सांकला, मेहा जी की बात करें और तेजा जी का तो पूछेंगे ही पूछेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। देवनारायण जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलिनाथ जी भी वेरी मोस्ट है। ठीक है, तो तेजा जी वो खरनाल के हो गए, देवनारायण जी भीलवाड़ा और मलिनाथ जी बालोतरा। पंचपीरों का सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आएगा कि कौन से पंचपीर है या नहीं है, सीधा सा पूछ लेंगे, पाबू हड़बू रामदेव वगैरह ऐसे। डूंग जी जवाहर जी कहां के फेमस है? डूंग जी जवाहर जी की बात की जाए, आगे देखिएगा। हम बात करें त्योहारों की, तो त्योहारों के अंदर गणगौर कब मनाया जाता है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को, और उसके बाद छोटी तीज और बड़ी तीज का प्रश्न पूछ लेते हैं। अच्छा, इसमें यह पूछ लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। छोटी तीज है वो आपके जयपुर की फेमस है, बड़ी तीज है वो बूंदी की फेमस है, जैसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, उजली तीज, अनेक अनेक नामों से जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। आगे देखो, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, बाबरी बीज मारवाड़ का कुंभ कहलाएगा। तेजा दशमी भी इंपोर्टेंट है। सांझी, दशहरा, दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी, करवा चौथ, दशहरा, बैणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर बढ़ता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। कपिल मुनि की तपोस्थली आपके कोलायत बीकानेर। जनजातीय नृत्यों, नृत्यों के अंदर आता है कई बार, जैसे कि भीलों के नृत्य पूछ लेते हैं, ग्रासियों के पूछ लेते हैं कि वालर है, मांदल है, कूर है, कूद है, लूर है, ये कहां कौन से जगह पे फेमस है, किस स्थान के हैं, किन जनजाति से संबंधित है। चक्री नृत्य किस जनजाति का है? ठीक है, ऐसे पूछ लेते हैं। संकरिया, बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, ये बाईपास जो है वो किसका नृत्य है? बाईपास, शॉर्ट ट्रिक है, बाईपास, बाईपास ऐसे। तो कालबेलियों का है, गुलाबो कालबेलिया नृत्यांगना। कंजर के बात करें, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपका कंजर जनजाति के जो नृत्य है, और उसके बाद में अलग अलग जनजातियों के बारे में बताया। एक प्रश्न ये भी आता है कि शिमलवाड़ा के अंदर कौन सी जनजाति निवास करती है, तो जैसे यहां पर डूंगरपुर में डामोर हो गए, ग्रासिया आबू के अंदर हो गए, शहर या बारा के अंदर हो गए। इनमें इनका जो मुखिया है वो आपके पूछे गए थे पटवारी के अंदर भी, तो ये ध्यान रखना कि भाई पटेल कंजर हो गया, कथौड़ी नायक है, डामोर वगैरह छोड़ दीजिए, सैलोत पूछ लिया जाता है, पटेल थोड़ा पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इनके अलग अलग रीति रिवाज वगैरह है यहां पर दिए गए। राजस्थान का राज्य गीत वगैरह कई व्यक्तियों के संबंधित पूछ ले, कमायचा का जादूगर शक्कर खान मंगनियार है, खड़ताल का सद्दीक खान है, बपंग का जादूगर जहूर खान मेवाती है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? किराडू के मंदिर को कहते हैं, याद रखिए, किराडू बाड़मेर।
राजस्थान का ताज जसवंत थड़ा को कहते हैं। ठीक है, हवेलियों का सीधा सीधा जब प्रश्न पूछते हैं ना, हवेलियों के प्रश्नों में जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली पूछते हैं, पटवा की हवेली सीधा पूछते हैं, वास्तुकला आपके सिलेबस में है, बीकानेर में बच्चावतों की और मूतों की हवेलियां है। उसके अलावा हम बात करें, एक थंबिया महल है तो डूंगरपुर के अंदर है, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर के अंदर है, बागोर हवेली कहां पर है, आपका उदयपुर के अंदर है। छतरियों के अंदर गैटोर की छतरियां जयपुर के राजाओं की है, कागा है जोधपुर के राजाओं की है, बड़ा बाग या बरबाग जैसलमेर के राजाओं की है। प्रमुख दुर्ग है वो आपके सिलेबस में, मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में छप चुके हैं। क्या पूछेंगे सर? दुर्ग के संबंध में ये पूछेंगे कि भाई आपका जो चित्तौड़ का किला है वो आपका यहां पर इसमें कौन सा स्थान स्थित है वगैरह, ये ऐसा पूछ लेवे। या राजस्थान का गौरव या दुर्गों का जो सिरमौर है वो किसको कहते हैं? गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया चित्तौड़ हो गया। राजस्थान का पहला जल दुर्ग हम कहें तो काली सिंध और आहू नदी के किनारे है वो आपका गागरोन का किला है। कुंभलगढ़ की दुर्ग के बारे में पूछ लेवे, जब मामादेव कुंड वगैरह कहां पर है ये पूछ लेवे। मेवाड़ के महाराणाओं की संकटकालीन राजधानी है वो आपकी कौन सी को कहा जाता है? बख्तरबंद दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? यही प्रश्न आने हैं, कुछ भी हो जाए। जैसलमेर वाले किले को सोना किला कहते हैं, गोल्डन फोर्ट कहते हैं, जिसमें 99 बुर्ज है ना। और इसके अलावा जो आपका मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि किसका नाम है? मेहरानगढ़ का किला। कल सुबह जाके देखोगे पेपर में यही प्रश्न दिखेंगे आपको, यही दिखने पड़ेंगे। आगे देखो, आपने पीडीएफ भेजी नहीं, क्या करूं मैं इन भोले बच्चों का। बेटा तारे घर आन पीडीएफ पहुंचा जाऊं, अब रात को आऊं मैं खाना वाना खाए, ठीक है, और तो क्या करूं। ठीक है, ये टेलीग्राम है, टेलीग्राम में जाने का, और टेलीग्राम में जाने के बाद ऐसे स्क्रॉल करो, ये पीडीएफ पड़ी है, इतनी पीडीएफ पड़ी है, आज सुबह सारी डाल दी, दिख रही? हाँ, माइंड मैप का टेलीग्राम है जहां पर 4,60,000 बच्चे जुड़े हुए, और वो भी 1 साल में आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि क्या कहूं मैं। ग्रुप का लिंक कहां मिलेगा? इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ ब्लू कलर का। इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आती घर में। 5 साल का जो छोटा बच्चा है ना, उसको बुलाओ, फटाक से टेलीग्राम। और आपके घर में तो आपसे ज्यादा जो फैन है वो आपके छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो मेरे फैन हैं। कई बार आप ऐसे वीडियो भेजते हो, मदन चर ऐसे कहते हुए, बड़ा अच्छा लगता है। छोटे बच्चों के दिलों पे भी राज करता हूं मैं। वाह भाई वाह, बढ़िया। जूनागढ़ बीकानेर में है, भटनेर या उत्तरी सीमा का प्रहरी है, ध्यान रखना। 52 बुर्ज है इसके अंदर, थोड़ा सा इंपोर्टेंट बता रहा हूं। तो गढ़ बीटली किसको कहते हैं? या जिब्राल्टर इसे पूर्व का कहते हैं अजमेर वाले को। अकबर की मैगजीन अजमेर में है। जालोर वाले किले को कहते हैं आपका सुवर्णगिरी। स्वर्णगिरी है तो जैसलमेर वाला हो गया। किलों में से एक प्रश्न आना पड़ेगा और यहीं से आएगा। भैंसरोडगढ़ का किला जिसे राजस्थान का वेलोर कहते हैं, टॉड ने कहा मुझे ये मिल जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, मेवाड़ का मुकुटमणि सज्जनगढ़ को कहते हैं, है ना। ये थोड़े इंपोर्टेंट याद रखो। आपदा प्रबंधन कल्चर हो जाती है कंप्लीट। आपदा प्रबंधन छोटा सा पार्ट दिया है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। सभी को आशीर्वाद, हो जाएगा सिलेक्शन। बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। अभी तो रिजल्ट आएगा, नौकरी लेनी है, तैयारी करो ज्वाइन करने की। हो गया सिलेक्शन, मान के चलो। आज बढ़िया नींद लेके सोना और बढ़िया भगवान का नाम लेके कल पेपर देके आना। आपदा प्रबंधन में एक प्रश्न सीधा सा पूछेंगे, निम्न में से कौन सा आपका अगर पूछा तो प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा। प्रकृति के द्वारा जो घटित हो रही है, जितने भी सुनामी, बाढ़, भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी, सब प्रकृति के। उसके अलावा जितनी भी है वो मनुष्य के लक्षणों की वजह से वो मानवीय आपदा है। जिला स्तर पर आपदा जो प्रबंधन का अधिकारी कौन सा है, पेपर में छप गया है, आपका जिला कलेक्टर होता है। अगर पूछेंगे तो यही पूछेंगे। राज्य स्तर पर जो एसडीएम है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसका हेड ये होता है। और डिस्ट्रिक्ट स्तर पर डीडीएमए होता है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेड कलेक्टर होता है। राज्य में मुख्यमंत्री होता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हम बात करें, इसका गठन जो है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका जो हेड है वो प्रधानमंत्री होते हैं, ध्यान रखना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंदर अध्यक्ष सहित टोटल 9 सदस्य और अध्यक्ष मुख्यमंत्री। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है राजस्थान के अंदर 2007 में लागू होता है। जिला आपदा प्रबंधन समिति के 8 सदस्य होते हैं।
और इसका हेड है वो कलेक्टर होता है। राजस्थान रुको, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी है ना, आज रुको 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 रुको, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हो रही है, सब्र करो थोड़ा, मजा आ जाएगा शानदार वाला। इंडिया पॉलिटी में से सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, आप देखें तो सही इस चीज को। कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में इसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा बनी है। अंतरिम सरकार है वो आपके कैबिनेट की सिफारिश पर ही बनी थी, कैबिनेट मिशन पर। अंतरिम सरकार का गठन 1946 के अंदर किया गया था और ये 15 अगस्त 1947 तक इसने काम किया था। इसमें टोटल अंतरिम सरकार के अंदर 15 सदस्य थे, जिसका जो हेड बन गया था माउंट बैटन, और नेहरू जी को कहा तुम मेरे दूसरे नंबर पे रहो, तो नेहरू जी है वो उपाध्यक्ष बने थे बेचारे, करे तो क्या करे, उसमें आजाद थे नहीं कि आजादी दे देंगे बैठ जाओ, इधर ही मिलेगा, बैठ जाइए इधर, बैठ जाइए आपको मिलेगा, तो उपाध्यक्ष बना दिया इनको अंतरिम सरकार में। कितने सदस्य थे अंतरिम सरकार के अंदर? 15 सदस्य थे। संविधान सभा के अंदर कितनी महिलाएं सदस्य थी? वो भी 15 सदस्य थी। संविधान सभा की पहली बैठक पेपर में छपनी पड़ेगी आपके 9 दिसंबर को, गठन 6 दिसंबर को होता है लेकिन 9 दिसंबर को पहली बैठक है, 260 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या पेपर में आ सकता है 389। इनमें से भी 296 निर्वाचित हैं, 93 मनोनीत हैं और चीफ कमिश्नर इस क्षेत्र से 4 थे। स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष का प्रश्न पेपर में छप गया है, ठीक है, पेपर में छप गया है। राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी थे, अस्थायी सच्चिदानंद जी सिन्हा थे। अब मैं कल खोटी बताता, उससे बेटर है कि आज इन्होंने रोक लगा के अच्छा किया। बल्लू तो तुम्हारी जेल से कब का फरार हो चुका है, ठीक है, मेरे को भी शौक है पेपर बताने का बच्चों को। आगे आ जाओ, यहां देखिएगा सीधा सीधा 8 बड़ी समितियां थी, 8 बड़ी समितियां, और इनका हेड का प्रश्न पटवारी के पेपर में भी पूछा था अधीनस्थ बोर्ड ने। 4th ग्रेड में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ध्यान रखना। 8 बड़ी समितियों के अंदर संघ और संघ संविधान की बात करें तो संघ में नेहरू जी हैं। प्रांत की जब भी बात करेंगे, प्रांत और मूल अधिकार की बात करेंगे, पटेल जी हैं। प्रक्रिया और वार्ता की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्रक्रिया और वार्ता के राजेंद्र प्रसाद है। संचालन वाला पटवारी में पूछा गया था, संचालन के जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, लेकिन कार्य संचालन की पूछे तो क से के मुंशी करना, कार्य संचालन में के मुंशी करना, लेकिन संचालन पूछे तो राजेंद्र बाबू करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। झंडा समिति के भी राजेंद्र बाबू है, तो राजेंद्र प्रसाद जी इन तीनों के हेड है। प्रारूप वाला तो छप गया है पेपर के अंदर, प्रारूप समिति वाला पेपर में छप गया है। संविधान की विशेषताओं का सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा सर? संविधान की विशेषताओं में कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है, इसमें प्रस्तावना है, हमारे यहां पर ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, इसमें शक्तियों का स्रोत सारा जनता के अंदर है, केंद्र राज्यों के संबंध है, संविधान बड़ा स्पष्ट है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, समानता के सिद्धांत पर आधारित है, बंधुत्व का भाव है, संविधान संशोधन में लचीलापन और कठोरतापन अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है, और भी विशेषताएं जहां पर स्वतंत्र न्यायपालिका वगैरह हमारे संविधान की विशेषता है। उद्देशिका में एक प्रश्न यह आएगा कि आपका 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 के अंदर कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। एक प्रश्न आपके पेपर में छप चुका है और वो ये है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ये तो आना ही पड़ेगा। संविधान के स्रोत की बात करें तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेंगे, हमने तो भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार कहां से अपनाए? अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जो है आपके अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या अपनाया है? संसदीय शासन और विधि के शासन को। आयरलैंड से क्या अपनाया है? नीति निर्देशक तत्वों को। छपना पड़ेगा पेपर में, छपना पड़ेगा। कनाडा के संविधान से हमने संघ व्यवस्था को अपनाया है, अवशिष्ट शक्तियों को अपनाया है। आपातकाल जर्मनी, मूल अधिकारों का स्थगन इंपोर्टेंट नहीं है। स्वतंत्रता और देखो गणतंत्र और इसके साथ साथ आपका जो स्वतंत्रता समानता फ्रांस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची अपनाई है, आना पड़ेगा पेपर में। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य अपनाए हैं, मूल कर्तव्य। और संविधान संशोधन अफ्रीका से। नागरिकों के मूल अधिकार पूछे जाएंगे, सब गया भाई, ध्यान कर लो। और मूल अधिकार के अंदर संविधान के भाग 3 के अंदर
संविधान के भाग 3 के अंदर 6 मूल अधिकार हैं। 7वां हक संपत्ति का था जो हटा दिया गया था। और 6 मूल अधिकारों की बात करें तो समानता है, स्वतंत्रता है, शोषण है, धार्मिक स्वतंत्रता है, संस्कृति, शिक्षा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आत्मा कहा गया संविधान की, ये अंबेडकर जी के द्वारा। तो ये आपका हो गया। इनमें भी अंतर है थोड़ा सा, जो एक टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका न्यायालयों के द्वारा संरक्षण प्राप्त है और वो तो खाली एक आदेश है, इतना समझ लो बहुत है। हम बात करें यहां पर समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18 तक है। तो यहां पर कानून के समक्ष समानता है 14 में, फिर 15 में है वो आपका जाति है। स्वतंत्रताएं हैं 6 प्रकार की यहां पर दी गई है। देखो जो है आपके अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। तो अनुच्छेद 19 के अंदर आपके 6 स्वतंत्रताएं हैं। 21 क जो आपका यहां पर बात करें, प्राण की स्वतंत्रता 21 के अंदर है, लेकिन 21 क के अंदर प्राथमिक शिक्षा है, ध्यान रखना। गिरफ्तारी वाला जो है अनुच्छेद आपका 22 हो जाता है। शोषण के खिलाफ है, बच्चों को आप जो है बाल निषेध की बात करता है, बाल श्रम निषेध की, वो 23 में है। और उनका जो कारखानों में भारी काम करवाना वो 24 के अंदर है। तो ये बाल श्रम से संबंधित हो जाते हैं शोषण के खिलाफ। 25, 26, 27, 28 है वो धर्म मानने से संबंधित है। और 29 और 30 है वो आपकी संस्कृति से संबंधित है, आप जिस संस्कृति को माने अपनाए उसको। सीधा सा प्रश्न यहां से पूछ लेंगे, भारत के संविधान के कौन से भाग के अंदर डीपीएसपी है? इंपोर्टेंट है। भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। इनमें सीधा सा एक प्रश्न बनता है, यहां पर गांधी जी से संबंधित बात किसमें कही गई है? पंचायतों के जो है विकास के संबंध की बात किसमें कही गई? अनुच्छेद 40 के अंदर कही गई है, पंचायतों के विकास से संबंधित बात। अनुच्छेद आपका जो है पर्यावरण की रक्षा, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया, 48A जो पर्यावरण का है। विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात 51 के अंदर कही गई है। समान नागरिकता संहिता जो है, समान नागरिक संहिता 44 के अंदर है। पर तुम्हारे तो प्रश्न क्या आएगा कि नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद के अंदर है, इतना पूछेंगे। मैं क्यों तुम्हें फालतू में इतना डराऊं, मेहनत कराऊं। हाँ, आपदा प्रबंधन में क्वेश्चन आया तो इतना ही पूछेंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का हेड कौन होता है, बस, उससे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं आएगा। स्टेट का पूछे तो सीएम कर देना, बाकी ठीक है। ये भाग 4 के अंदर है। लेकिन भाग 4 क के अंदर, भाग 4 क के अंदर अनुच्छेद जो आपका 51 क है, उस 51 क अनुच्छेद के अंदर 11 मूल कर्तव्य हैं। 10 तो पहले थे और इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें बच्चों के निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और इसके साथ साथ तुम्हें पढ़ा दिए मौलिक अधिकार। अब इससे बाहर तो प्रश्न क्या ही जाएगा। एक अगर पूछ भी लेवे तो सीधा सा प्रश्न ये पूछ लेंगे संविधान की अनुसूचियों से संबंधित। जैसे 10वीं अनुसूची दल बदल की है, 11वीं और 12वीं। 11वीं ग्राम पंचायतों से संबंधित है और 12वीं नगर निकायों से संबंधित है। 7वीं अनुसूची थोड़ी सुर्खियों में ज्यादा ही रहती है, मोस्ट है। और 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि आपके विषयों का बंटवारा है केंद्र राज्य के अंदर, ध्यान रख लेना। इधर आपके वही मूल अधिकार के बारे में बताया गया है इसमें, फिर आपका नीति निर्देशक तत्व है, फिर मौलिक कर्तव्य वगैरह है। तो ये अलग अलग भाग हैं संविधान के। एक सामान्य से मोस्ट प्रश्न यहां से बनते हैं, जो आपको अभी बोर्ड पे तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जैसे मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा दिख जाएंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, टोटल सदस्य 389 थे, पहली बैठक कब हुई थी, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये आप पढ़ लेना। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। लागू कब हुआ, अंगीकृत अधिनियमित कब हुआ, ये अच्छे प्रश्न बनते हैं। संविधान का फादर किसे कहते हैं, ये सीधा सा प्रश्न पेपर में छप गया है। ठीक है, आगे आ जाओ। राजस्थान पॉलिटी की बात करेंगे। इधर आ जाइए। अब इंग्लिश, मैथ कुछ और राजस्थान पॉलिटी भी बाकी। राजस्थान पॉलिटी एकदम शॉर्ट में बता देता हूं और बाकी आप लोग एडिंग देखना थोड़ा, ठीक है। सभी पारियों में इसमें से सारे प्रश्न एज इट इज मिलेंगे हर एक पारी के अंदर। राजस्थान पॉलिटी के अंदर बात करें, राज्यपाल पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 के अंदर है और 1 नवंबर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत ये 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये बात भी कही गई है। बाकी वाले अनुच्छेद छोड़ दीजिए। राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 67, 77, 80 और 92 4 याद कर लेना, छप गया पेपर के अंदर। वर्तमान राज्यपाल याद कर लेना, पहले राज्यपाल पेपर में छप गया है, याद कर लेना।
आपके गुरुमुख निहाल सिंह, और उसके बाद में आपका सर्वाधिक कार्यकाल वगैरह ये सब बताया गया है। पहली विधानसभा के अध्यक्ष है वो स्पीकर नरोत्तम लाल जोशी थे, वर्तमान में कौन है? आपके वासुदेव देवनानी। पहले निर्वाचित है तो निर्वाचित है वो आपके टीकाराम जी पालीवाल है। मनोनीत पूछे तो हीरालाल जी शास्त्री करना। अब यहां पर विधानसभा अध्यक्ष वगैरह बताए गए हैं। मंत्रिपरिषद का जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख है वह अनुच्छेद 163 के अंदर, बाकी छोड़ दीजिए। ये अनुच्छेद है वो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपकी आगामी परीक्षाओं में कभी जरूरत पड़ी तो काम आएंगे। अनुच्छेद छोड़ देना, पढ़ना नहीं है। हाईकोर्ट 214 के अंदर आपके हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट के जज वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? पिछला पूछे तो मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव, और वर्तमान में पूछे तो के.आर. श्रीराम है, वो आपके चीफ जस्टिस हैं ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट है। आगे देखिएगा, इन अनुच्छेदों को आप छोड़ दीजिएगा। प्रथम मुख्यमंत्री यहां पर दिया गया, प्रथम कार्यकाल मुख्यमंत्री का हीरालाल शास्त्री, और सर्वाधिक कार्यकाल मोहनलाल जी सुकाड़िया का है। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, इंपोर्टेंट है, और अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान है। राजस्थान के सचिवालय आपके सिलेबस में दिया गया है, तो राजस्थान का जो सचिवालय की अगर हम बात करें तो राजस्थान के मुख्य सचिव पहले हैं वो आपके के राधाकृष्णन थे, और वर्तमान सचिव है वो सुधांशु पंत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहली महिला मुख्य सचिव है कुशल सिंह है, ध्यान रख लेना। वर्तमान सुधांशु पंत है, तो वो आपके पेपर में छप चुका है, छप गया है। ठीक है, बाकी जिला प्रशासन के संबंधित प्रश्न थोड़े दिए गए हैं। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम आपके सिलेबस में है। हाँ, अजमेर में आने वाले बच्चे मिल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मिलूं। आज थोड़ी रेस्ट करूंगा, तबीयत वगैरह ज़्यादा खराब हो जाएगी अगर मैंने रेस्ट नहीं की तो। आज वैसे भी अपना मिशन कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग तो अपना ध्यान रखना मेरे, और देखता हूं कल आप लोग अलग अलग स्कूलों में, हालांकि मुझे नहीं जाना चाहिए वैसे वहाँ, लेकिन कोई सार्वजनिक स्थान हुआ तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगा आपको। ठीक है, सूचना आयोग की बात करें तो आरटीआई 2005 के अध्याय 4 की धारा 5 के तहत इसका गठन होता है। सूचना आयोग का गठन 2006 के अंदर है, और वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो एम.एल. लाठर है। एम.डी. कोरानी पहले थे, सबसे प्रथम वाले एम.डी. कोरानी, वर्तमान एम.एल. लाठर। और बाकी ये इंडिया पॉलिटी के भी कुछ नोट्स मैंने दिए हैं साथ में, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, वो मैंने करवा दिए हैं। तो इसी में से एक प्रश्न आना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने करवा दिए। इंडिया पॉलिटी वगैरह सब कुछ हो चुका है, इनको आप एक नजर मार देना। बाकी अनुच्छेद वगैरह ज्यादा मेहनत मत करना, अनुच्छेद मत रटना बैठ जाना। ठीक है, अब इसको समापन की ओर चलते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट अपना इंपोर्टेंट बाकी रह गया है, जो सचिवालय वगैरह, ये थोड़े ध्यान रखना। शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? 1949 वगैरह। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, ध्यान रखना इसका। ठीक है, और बाकी जिला प्रशासन है जो आपका, उसका हेड है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, जिलों को उपखंड में बांटा गया है। ठीक है, चलो ये देख लेना, ये पूरी पीडीएफ भेजूंगा मैं, आगे देखिएगा। ये जिला प्रशासन वगैरह, इनकी मेन हेडिंग देख लेना। अभी एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था, अभी एक पेपर हुआ था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि आरएससी का फुल फॉर्म क्या है। आई थिंक पटवारी वाला ही पेपर था। राजस्थान पुलिस की एक अर्ध सैनिक शाखा है आरएससी, जो रिजर्व रहती है। तो राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी, ये फुल फॉर्म पूछा गया था, मोस्ट है, अभी पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, ये सब आपके सिलेबस में, इनको भी आप एक बार जरूर देखना। जनरल इंग्लिश और गणित, बस 10 मिनट और लूंगा आपका। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट और, कुछ भी नहीं है। इंग्लिश की बात करें, टेंस आपके सिलेबस में है, एक्टिव पैसिव आपके सिलेबस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आए तो सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट टेंस आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इतना ध्यान रख लेना। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर बात करें तो अगर आदमी लखनऊ का लाडा अगर अकेला है जो सिंगुलर है तो एस आएगा। अगर लखनऊ का लाडा बहुवचन है, उसमें आई आता है, यू भी आता है, ठीक है ना, तो बहुवचन के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं आती है। इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी पास्ट में,
और फ्यूचर है तो विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल सी बात है। कंटिन्यूअस है तो इज जा रहा है मैं तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, वाज वर है तो पास्ट टेंस ही, हैज है परफेक्ट के अंदर आता है और पास्ट में हैड आ जाता है परफेक्ट के अंदर। बहुत सिंपल सा टेंस है, बहुत सिंपल सा। तो यह क्या होता है कि द सन हैज सेट, सूर्यास्त हो चुका है। अली इज राइडिंग अ बाइसाइकिल, वो साइकिल चला रहा है। और आई ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, मैं हमेशा सत्य बोलता हूं। ऑलवेज है, ये थोड़ी पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, तो माथा फोड़ी की बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। एक्टिव पैसिव की जब भी बात आती है ना, तो इधर देखो यहां पर एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, पैसिव वॉइस दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस के हैं यहां पर, ये आपके इधर पास्ट आ गया, इधर प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। वही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और फिर बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर वो सब्जेक्ट है वो ऑपोजिट चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, आई राइट अ इंटरेस्टिंग बुक, एन इंटरेस्टिंग बुक इज रिटन बाय मी, पैसिव बन गया, पास्ट हो गया। पास्ट टेंस के अंदर है वो आपका जो है पास्ट टेंस की, अगर पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात करें, ये रहा पास्ट सिंपल, आई रॉट अ बुक हैज, यहाँ पर हम बात करें तो इसमें क्या है कि सिंपल पास्ट होगा तो वाज वर आ जाएगा, और कंटिन्यूस है तो आईएनजी आ जाएगा। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उधर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेल्पिंग वॉइस। मैंने कई सारे फॉर्मूलेज यहाँ लगाए हैं, आप इनकी जरूर मदद लेवें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बड़ी मुश्किल से मुझे मिली ये चीजें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखो, भले आपको आता हो या नहीं आता हो, मैं सीधी सी बात आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जैसे यहाँ पर एक तो डायरेक्ट सेंटेंस बोला गया है कि उसने कहा आई एम फीलिंग हैप्पी, मैं खुश जो है हैप्पी महसूस कर रहा हूं। अप्रत्यक्ष रूप से इसको कैसे बोलेंगे कि उसने कहा था, ही सैड, अब इसको जोड़ना भी पड़ेगा तो दैट लगा दिया, तो सैड आया तो दैट लगा दिया, सैड टू आया तो उसको यहां पर टोल्ड कर दिया। अब इस तरह से तो ये इन्वर्टेड जो है क्वेश्चन मार्क में हो गया तो आस्क्ड आ गया, तो इसे थोड़ा अलग अलग इसके रूल होते हैं कई सारे। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहां पर देखो पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क वाला है, ये भी आपके सिलेबस में है। असर्टिव, नेगेटिव सेंटेंसेस वगैरह आपके सिलेबस में है। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो सीधा सीधा असर्टिव सेंटेंस है, सीधा सिंपल सेंटेंस है। नेगेटिव बनाना हो तो उसमें नॉट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट वाले की है तो वो आ जाएगी, पास्ट है तो पास्ट वाले की आ जाएगी और नॉट लग जाएगा उसके साथ में। ठीक है, सीधी सी बात है। क्वेश्चन मार्क बनाना है तो डू डज है तो प्रेजेंट की पहचान है ना, डिड है तो वो आपके पास्ट की पहचान है क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए। हैज हैव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो आगे आ जाएगा, हैड है तो वो पास्ट परफेक्ट वाले में आगे आ जाएगा। देखिए अलग अलग वो हेल्पिंग वर्ब वगैरह थोड़ा ध्यान रखना। अब जो आर्टिकल का प्रयोग करना है ना, जैसे ए एंड द का प्रयोग अगर करें, ए का प्रयोग किस में किया जाता है? कॉन्सोनेंट के अंदर। कॉन्सोनेंट मतलब बात करें सॉरी स्वर के अंदर, जो स्वर नहीं वो व्यंजन के अंदर, व्यंजन जहां भी है वो इसमें आपका ए का प्रयोग। वॉवल मतलब जो स्वर है उनके अंदर आपके एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए एन, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं जितने भी शब्द है उनमें एन आता है। जैसे एन एप्पल हो गया, ए ई आई ओ यू, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, ऐसे शब्द जब भी आ जाए आप एन लगा देना। ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले स्वर जो है वो आपके स्वर है, स्वर जहां पर भी आ रहा है वो आपका एन आएगा उनके आगे। ठीक है, एन आएगा, बाकी ए आएगा आर्टिकल। और द की बात करें, द कहां आएगा सर? देखो द में सुपरलेटिव डिग्री है ना, द बेस्ट, सुप्रीम डिग्री, द टॉलेस्ट, सबसे लंबा, यूनिक है। जैसे द सन, द सन का मतलब हुआ संसार में सिर्फ एक ही सूर्य है, तो द सन। और जो है आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे गिटार है तो द गिटार है, द वायलिन है, ऐसे इस तरह से। तो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक एंड समटाइम्स समथिंग मेंशन्ड बिफोर। तो स्पेशल कोई हो, जैसे सूर्य की बात हो रही है, गंगा की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, तो मेन चीजें जो है वो यूनिक है, उनके लिए द का इस्तेमाल हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं ए एन डी का थोड़ा बताया मैंने आपको, एन का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्वर, जो वॉवल साउंड जहां पर आती है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होने वाले शब्द। अब यहां पर डिटरमाइनर देखो, जिसमें आर्टिकल वगैरह ये सारी चीजें हैं। प्रेपोजिशंस की अगर हम बात करें, प्रेपोजिशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे टाइम से पहले क्या आता है? एट आता है। टाइम जहां भी दिया है सीधा सा सही कर देना, एट आएगा। ठीक है, मील टाइम है, जैसे जो है आपका लंच का टाइम है, ब्रेकफास्ट का टाइम है, एट आएगा। हॉलीडे यानी छुट्टी है तो एट आएगा। एक्सप्रेशन है जैसे प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाइट, डे, तो एट आएगा। मंथ, महीनों से पहले इन आता है, सीजन से पहले इन है, ईयर के पहले इन है, दशक से पहले इन है, शताब्दी से पहले इन है, दिवस से पहले ऑन ट्यूसडे, ऐसे।
डेट से पहले ऑन आता है, डेट से पहले ऑन आता है लेकिन टाइम से पहले एट आता है। ये आपके पेपर में छप गया है, ध्यान रख लेना। जो आपके ये भी सिलेबस में है आपका पंक्चुअल जो है आपका ये जो मार्क्स है जो आपके हिंदी में जिसको कहते हैं ना, जो चिन्ह लगाते हैं जहां पर, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क है, कोमा है, जैसे इन्वर्टेड कोमा है जो कथन के अंदर आती है, तो ऐसे। मैथ्स लास्ट एंड फाइनल, वही जो सामान्य प्रश्न जो थे आप कर सकते हैं। अगर किसी ने अभी तक गणित नहीं किए हैं तो मेरे इस 10 मिनट के लास्ट के भाग को देख के कम से कम 5 क्वेश्चन तो कर ही सकता है। इधर देखो, और बाकी अच्छी आती है तो और अच्छा कर लेगा। एक सीधा सा प्रश्न कह रहा है कि एक अलमारी 10,000 में खरीदी गई और 13,500 में बेची गई, तो हानि प्रतिशत कितना है? तो लाभ हानि या लाभ क्या हुआ है? तो लाभ हुआ है कि 10,000 में खरीद करके 13,000 में बेच दिया, तो लाभ परसेंट हुआ है। तो लाभ को आप ऊपर रखोगे, जो कि आपका कितना हो गया? लाभ को हो गया 3,500 का है, क्योंकि 10,000 में खरीद करके 13,500 में बेचा है, तो लाभ ऊपर रखा, और ये आपका हो गया क्रय मूल्य गुणा 100 कर दिया, परसेंटेज आ गया। जब भी प्रतिशत निकाला जाता है 100 से गुणा किया जाता है। इधर देखो, आगे देखो, एक कक्षा में 5 लड़कों का औसत है वो आपका कितना है? 40 है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 5 गुणा 40 कर लिया, दोनों और 7 लड़कियों का औसत 52 है, तो इन दोनों को गुणा कर लिया, जोड़ दिया और 12 का भाग दे दिया, आ गया औसत। ये लास्ट में गणित के थोड़े प्रश्न हैं, इनका आप जरूर अभ्यास करना। मैंने सारी व्याख्याएं मंगवा करके टीचर से लगवा दी है यहाँ पे, ताकि आप लोग लास्ट में अच्छे से अभ्यास करिए। तो सिंपल व्याख्या है, आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर भी चलिए 5 मिनट थोड़ा डिस्कशन कर ही लेते हैं। किसी व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ और 10% हानि पर बेचा है। जब भी इस तरह का हो जिसमें क्या हो, जब लाभ और हानि है वो आपका समान हो, उस समय हमेशा लॉस होता है। ठीक है, तो लाभ का परसेंट 110/100 गुणा हानि का प्रतिशत लिख दिया सामने 90/100, तो 99, तो 1% हानि हो जाती है यहां पर। अब देखो 450 का 20% है, प्लस उसमें 160 का 40% है। अब इनमें क्या किया है कि दोनों को यहां पर का है, जो का मतलब गुणा लग जाएगा, का मतलब गुणा होता है। तो 450 का 20 है, तो 20 करके बट्टे में 100 कर दिया, तो ये सीधी सी गणना से आंसर निकल गया है। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं कब? जब प्रतिशत निकाला जाता है। भिन्न में अगर बदलना है, यहां पर कह रहा है प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो 100 का भाग देते हैं, इसीलिए 100 का यहां पर भाग दिया गया है। ठीक है, और परसेंटेज अगर निकालना होता तो किससे गुणा करते? 100 से करते। एलसीएम अगर 60 है और 2 संख्याओं का एचसीएफ है वो आपका 10 है, तो उसमें से पहली संख्या अगर 60 है, 20 है, तो जो एलसीएम है वो आपकी जो है एलसीएम और एचसीएफ बताया गया है कि कितनी है। तो देखो 60 तो एलसीएम है, तो देखो पहली गुणा दूसरी और एलसीएम एचसीएफ, इस तरह से ये फॉर्मूला रहता है, इसको आप रखोगे तो 30 आंसर आ जाएगा। 1000 रुपए पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज का जो है वो परसेंटेज कितना, साधारण ब्याज कितना होगा? तो ये फॉर्मूला लगाओगे मूलधन दर और समय का, और बटे 100 करोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। श्याम किसी काम को 20 दिन में करता है और राम उसी काम को 30 दिन में करता है, तो a इंटू बी बटा 1 प्लस बी, 20 इंटू 30 बटा 20 प्लस 30, तो 12 दिन आ गया। पिता अपने पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है, और यदि पुत्र की आयु 12 वर्ष है और पिता की आयु 3 गुना है, यानी कि 36 वर्ष है, तो 5 साल बाद कितनी होगी? तो 36 में 5 जोड़ दो। आकाश से 120 किलोमीटर की दूरी पार करने के लिए कितने घंटों का समय लगेगा आकाश को, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है? तो समय निकालना है तो दूरी बटा चाल कर लो, 120 में 10 का भाग दे दो तो आ जाएगा 12 घंटे। ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ये फॉर्मूलेज आप लोग थोड़ा आराम से, मैंने सारी व्याख्या लिख दी है सबसे लास्ट में, अच्छे से इनका अच्छे अभ्यास करना। ये सिंपल क्वेश्चन है, वो गलत मत करना। और नया बैच अपन स्टार्ट कर ही रहे हैं, कब? 21 तारीख से। सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना, 21 तारीख को आप सभी का स्वागत है। गणित वाले प्रश्न तो मैं कॉन्फिडेंट करने के लिए मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूं। हम कई सारे बच्चे कहेंगे सर टेलीग्राम में कैसे मिलेगी, तो नए बैच अपने सीटी के, आरएस प्री के, सब इंस्पेक्टर के सारे 21 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं आपके 4th ग्रेड के बाद में। मैंने मेरी तरफ से मेहनत की है, दिन रात एक किया है, अब आपको उसका फल मिलेगा। जब भी मेहनत करता हूं मैं बहुत ज्यादा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। ये लो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ब्लैक कलर की पट्टी में है, ये जो लिंक दिया है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करो, जाओ टेलीग्राम में। तो भाई आज का दिन बहुत शुभ रहा,
कल का दिन, परसों का दिन और उससे आगे वाला तीनों ही दिन बहुत शुभ रहेंगे। आप लोग बढ़िया पेपर देके आओ और 21 तारीख को आपका स्वागत है और पढ़ाएंगे आपको जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। ऐसा नहीं है कि आपकी मंजिल है वो आपकी फोर्थ ग्रेड ही है, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। चलिए, ये नोट्स जो थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं और कह दोगे भाई मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस वाटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है, मैं उस पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से मुझे कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, तो ये अच्छी पंक्तियां हैं और इनको भी आप पढ़े, मोटिवेट हुए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, सो जाइए, आज का दिन शुभ हो। 10:30 से पहले मैंने खत्म कर दिया सेशन। 1.5 घंटे के अंदर 1.5 लाख बच्चे पढ़ा चुका हूं। मुझे भी खुशी है इस बात की कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बच्चों ने मेरे पे भरोसा किया है। अब इवन ये तो RS प्री वाला पेपर होगा उसमें भी मैं सबसे ज्यादा पढ़ा दूंगा, पटवारी में भी सबसे ज्यादा पढ़ाए थे, आगे CET में भी सबसे ज्यादा पढ़ाऊंगा। ये तो तुम लोगों का प्यार है, बाकी मेरी क्या बिसात है। ट्यूशन मिल जाते हैं इसलिए आप लोग पढ़ते हो, दिल से मेहनत करता हूँ रात दिन तुम्हारे साथ। तो आशीर्वाद सभी को, खूब सारा आशीर्वाद कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बस पेपर अच्छे से देके आना, एग्जाम हॉल में सही सलामत अच्छे से पहुंच जाओ, तथास्तु सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू। और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे की क्लासेज आएगी तब इन्फॉर्म कर देंगे और कोई नोटिस आएगी, सूचना आएगी बता देंगे। और क्या कहना चाहते हो, कोई डाउट है क्या? पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज रहा हूँ, सब 2 मिनट के अंदर अंदर भेज रहा हूँ। जाओ तो सही तुम टेलीग्राम में, इसीलिए तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है जो आप क्लिक कर रहे हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो। बता दो। स्क्रीनशॉट लेना है, ले भाई मेरी फोटो के साथ में ले ले, ठीक है। हाँ ओके, गणेश चौकाराज। देखो शरीर ने साथ नहीं दिया, मतलब ऐसा होता है ना जब आप शरीर से ज्यादा काम लेते हो, तो भी हमने लगातार मेहनत की भाई, बच्चों के लिए बार बार क्लास लगाई हर एक चीज की। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है कि पेपर हो गया और कल से पेपर स्टार्ट हो रहा है, पूरा कंटेंट दे दिया। टेलीग्राम में जाओ, सारी PDF पढ़ी है। इस PDF से क्वेश्चन मिलने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूं 75+ क्वेश्चन इस PDF से मिलने पड़ेंगे। कहां जाएंगे प्रश्न? 2 घंटे में इसका रिवीजन कर सकते हो। भेज देता हूं टेलीग्राम में, पढ़ लो। धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। शुभ रात्रि, थैंक यू।